नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्यवसाय के उद्देश्य पर। तो देखिए, हम इसमें किस पर चर्चा करेंगे? व्यवसाय के उद्देश्य पर। तो जैसे आपका उद्देश्य अभी क्या है? आपका उद्देश्य क्या है कि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि इस एग्जाम में आपका क्या हो जाए? सिलेक्शन हो जाए। अब आप इस सिलेक्शन को लेने के लिए क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस आप एफर्ट करते हैं। हर दिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी तरह व्यवसाय के भी अपने उद्देश्य होते हैं। व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं? कि व्यवसाय देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहता है कि वह लाभ कमाए, ठीक है? अच्छे से अच्छी गुणवत्ता वाले वो क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए, ताकि उनकी सेल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा नए ग्राहक बने। और जो कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को या उत्पाद को बनाने की जो लागत आती है, वो व्यवसाय क्या चाहता है कि जो उसकी लागत है, वो लागत कम से कम हो, प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो उसके ग्राहक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो इस तरह व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं व्यवसाय के उद्देश्य के, तो मुख्य रूप से हम इन्हें कितने भागों में बाँटते हैं? मुख्य रूप से हम इन्हें बाँटते हैं 2 भागों में। एक हो जाते हैं व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य। अब जब भी आर्थिक की बात आ जाए, तो मतलब यहाँ पर वो जो पूरी की पूरी जो बातें होंगी, वो किससे संबंधित होगी? धन से संबंधित या पैसे से संबंधित। ठीक है? मतलब अल्टीमेटली उनका जो पर्पस होगा वो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ वो बना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ कमा पाएँ। ये यहाँ पर आर्थिक में व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएँ? ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ को अर्जित कर पाएँ। तो यहाँ जितने भी, जब हम आर्थिक की बात करते हैं, तो यहाँ जितने भी काम होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? वो सीधे की सीधे डायरेक्टली कनेक्टेड किससे रहते हैं? प्रॉफिट से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है? हर पॉइंट ले दे के वो किसको संदर्भित करता है? किसको रेफर करेगा? प्रॉफिट को। आर्थिक उद्देश्य में जैसे जैसे कंपनी क्या चाहती है कि उसके ज्यादा से ज्यादा नए ग्राहक बने। अब क्या होगा? देखिए, आप बोलेंगे सर ग्राहक से कैसे प्रॉफिट? आप ही सोचिए, पहले कंपनी के, जैसे मान लो पहले कंपनी के 10 ग्राहक थे, तो उसने, आज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओप्पो कंपनी का ले लेते हैं कि ओप्पो कंपनी के 10 ग्राहक थे और उसने इन 10 की 10 ग्राहकों को अपने कितने मोबाइल बेच दिए? 10 मोबाइल बेच दिए और एक मोबाइल पे उसको 1000 का प्रॉफिट हो रहा था। कितने का? 1000 का। तो 10 ग्राहक पे उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 10,000 का। लेकिन इन्होंने क्या करा? अब अपने जो ये ग्राहक थे, इन ग्राहकों को उसने क्या करा? ग्राहकों को बढ़ाया। अब उसके ग्राहक कितने हो गए? 100 ग्राहकों को उसने अपना क्या कर दिया? मोबाइल बेच दिया। ठीक है? और हर उस पे उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 ग्राहकों को 100 मोबाइल बेच दिए। अब हर ग्राहक पे उसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 1000 का प्रॉफिट हो गया। तो अल्टीमेटली अब 100 से उसे कितने का फायदा हो गया? 1,00,000 का। तो देखिए, जब उसके ग्राहक कम थे, तो यहाँ देखिए उसके 10 ग्राहक थे। 10 ग्राहक को उसने 10 मोबाइल बेचे, तो उसको प्रॉफिट कितना बना था? 10,000 रुपए का। लेकिन अब उसके ग्राहक बढ़ गए, 100 हो गए। 100 ग्राहक को उसने कितने मोबाइल बेच दिए? 100 मोबाइल बेच दिए। तो उसका देखिए प्रॉफिट कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। तो इस तरह से ये जो आर्थिक उद्देश्य होते हैं ना, ये किससे कनेक्टेड होते हैं? प्रॉफिट से कनेक्टेड होते हैं। कई बार क्या होता है, जब एग्जामिनर आपसे पॉइंट पूछता है, तो कई बार तो डायरेक्ट पॉइंट पूछा जाता है। कैसे? कि आर्थिक उद्देश्य में सम्मिलित है, तो उसमें एक पॉइंट लिखा होता है लाभ अर्जित करना। तो ये क्लियर हो जाता है कि हाँ, लाभ अर्जित करना। पर कई बार इस तरह से एमसीक्यू एग्जामिनर नहीं पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये थोड़ा सा सरल हो जाता है। तो वो इस तरह के ऑप्शन देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को बनाना, प्रबंधक की कार्य क्षमता में सुधार करना, कंपनी के भौतिक और वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम, जो ऑप्टिमम यूज होता है वो करना। तो फिर ये क्या होती है? ये सब चीजें इनडायरेक्टली होती हैं, इनडायरेक्टली प्रॉफिट क्रिएट करती हैं। तो फिर वहां आप क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको हर चीज का, हर पॉइंट का किससे पर्पस निकालना है, ये कनेक्ट करके देखना है कि क्या वाकई में ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और अगर हाँ, ये अगर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, तो फिर किसके अंदर आ जाएगा? फिर ये आ जाएगा आर्थिक उद्देश्य में।
फिर किस में आएगा, आर्थिक उद्देश्य में। जैसे हमने क्या देखा, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाए, ग्राहक बनाएंगे तो क्या होगा, सेल बढ़ जाएगी। जितने ज्यादा ग्राहक होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, हमारी सेल बढ़ेगी। सेल जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, एक सरल से उदाहरण से समझते हैं। आपकी एक छोटी सी दुकान है, ठीक है। अब आप बिस्किट सेल करते हैं, ठीक है। और आपके वहाँ अभी आते हैं 10 ग्राहक, और आप 10 ग्राहकों को बिस्किट बेचते हैं। अब आपका क्या हो गया, धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या आपके वहाँ क्या हो गई, बढ़ गई। अब आपके वहाँ रोज 100 ग्राहक आते हैं, तो आप 100 बिस्किट बेच देते हैं। तो यहाँ देखिए, जब आपको बिस्किट पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, 1 रुपए का, तो कितने रुपए का होगा, 10 रुपए यहाँ कमाते हैं आप। अब यहाँ पे भी 1 रुपए का हो रहा है, लेकिन अब आपके वहाँ ग्राहक 100 आ रहे हैं, तो आपको 100 का प्रॉफिट हो गया। तो बस क्या हो गया, जितने ज्यादा ग्राहक बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, लाभ बढ़ेगा। तो ये आपका आर्थिक उद्देश्य हो जाता है, ठीक है। फिर एक उद्देश्य कौन सा हो जाता है, एक उद्देश्य हो जाता है सामाजिक उद्देश्य। तो सामाजिक उद्देश्य किसकी बात करता है, तो सामाजिक जो देखिए, एक हो गया आर्थिक उद्देश्य, अब एक हम देख लेते हैं सामाजिक उद्देश्य की। तो सामाजिक उद्देश्य क्या बात करते हैं, समाज की ये सेवा भावना वाली बातें करते हैं कि हम देखिए सब कुछ तो प्रॉफिट वगैरह कहाँ से कमाते हैं, समाज से कमा रहे हैं। तो हमें समाज की सेवा करना चाहिए। तो अब हमसे जितने भी लोग जुड़े हुए हों, उन सबकी हमें भलाई के लिए क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण पे हमें ध्यान रखना चाहिए। ग्राहकों को जो हम अगर सामान बेच रहे हैं, ग्राहकों को हमारे जो सामान हम बेच रहे हैं अपने ग्राहकों को, उन ग्राहकों को जो सामान हो वो अच्छी किस्म का सामान देना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का सामान देना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता का उन्हें सामान देना चाहिए। तो ये सभी व्यवसाय के किसके अंदर आ जाते हैं, सामाजिक उद्देश्य में। तो इस तरह से ये एक तरीके से क्या दिखता है हमें कि एक पूरा पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन जब यहाँ से एमसीक्यू बनता है तो वो थोड़ा लॉजिकल बेस पर बनता है। तो इसलिए मैंने आपको एक पूरी की पूरी इस टॉपिक का एक आपके माइंड में इस टॉपिक को समझा दिया कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी को। तो अब आपको ये पूरा समझ में आ गया कि हाँ, आर्थिक उद्देश्य में किसकी बात की जाती है, आर्थिक उद्देश्य में लाभ की बात की जाती है। हर वैसे काम अगर कंपनी कर रही है जिससे कंपनी का क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो कंपनी का आर्थिक उद्देश्य हो जाता है। एक कंपनी के सामाजिक उद्देश्य हो जाते हैं। तो सामाजिक उद्देश्य क्या बात करते हैं कि हमें समाज की सेवा करना चाहिए, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। ग्राहकों को अच्छी किस्म का, अच्छी गुणवत्ता का हमें सामान देना चाहिए। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी सामाजिक उद्देश्य हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी थ्योरी को हम। व्यवसाय के उद्देश्य की बात करते हैं। तो ये देखिए, उद्देश्य वे अंतिम परिणाम या साध्य होते हैं। यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या किया जाता है, सतत प्रयास किया जाता है। मतलब आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहते हैं। जैसे आपको क्या था कि भाई मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, तो आप उसके लिए कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। बस उसी तरह व्यवसाय भी अपने उद्देश्यों को पाने के लिए लगातार क्या करता रहता है, मेहनत करता रहता है। व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है, वो जो व्यवसाय है वो, और जो व्यवसायी है बिजनेसमैन है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के लिए ही ये क्या होते हैं, प्रेरणा स्रोत होते हैं। जैसे आप आपके एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं, तो यही आपका क्या होता है, मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, और आप उसके लिए हर दिन मेहनत करते हैं सिलेक्शन लेने के लिए। तो बस इसी तरह जो व्यवसाय का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए व्यवसाय भी पर डे हर दिन मेहनत करता है। तो इसीलिए व्यवसाय का अस्तित्व बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण बनाए रखने के लिए, मतलब उसे हमेशा जीवित रखने के लिए, हमेशा उसे बचाए रखते हुए, और भावी संवर्धन, मतलब और उसका अधिक से अधिक फ्यूचर में प्रमोशन हो, उसके लिए ये जो उद्देश्य होते हैं इनकी क्या होती है, एक महत्वपूर्ण या केंद्रीय भूमिका होती है। मतलब ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एक व्यवसाय को जीवित रखने में, व्यवसाय के उद्देश्य। तो सामान्य रूप से जब हम देखते हैं कि व्यवसाय का, अगर आप ऐसे नॉर्मल व्यक्ति से मिलेंगे और उससे पूछेंगे कि बताइए व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, एक आम धारणा व्यवसाय के बारे में क्या है, तो एक आम धारणा या एक आम व्यक्ति का बस यही पर्पस होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, धन कमाना है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, लाभ कमाना है। यही एक व्यक्ति का पर्पस होता है। लेकिन और इसी पर्पस के कारण
ये जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना हो, इसी पर्पस के कारण या इसी मोटिव से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, व्यवसाय करते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं, अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं, देखिए किसी भी व्यवसाय में ये जो लाभ है, किसी भी व्यवसाय की सफलता व कुशलता का मापदंड भी है। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए कोई भी बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, अच्छे से रन कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस लाभ ही ना कमाए तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर आप लाभ नहीं कमाएंगे तो आप क्या जीवित रह पाएंगे? क्योंकि देखिए बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आपकी भी क्या लगती है, कॉस्ट लगती है, लागत लगती है। जैसे मान लो आपने कोई शॉप खोली, तो अब आप शॉप पे जो सामान लाते हैं, वो सामान लाने पे आपकी भी कॉस्ट लगती है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, ये भी आपकी कॉस्ट है। जो आपके यहाँ लाइट जलती है, वो जो आपके यहाँ दूसरे कर्मचारी काम करते हैं, ये सभी की आपको सैलरी देना रहती है। तो आप अगर मान लो लाभ कमाए ही नहीं, बिना प्रॉफिट के अगर आप काम करेंगे, तो क्या आपका बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा? नहीं। तो वही बात लिखी है कि देखिए बिना लाभ के व्यवसाय वैसा ही है जैसे कि बिना रस के मुरब्बा। जैसे मुरब्बे में अगर रस ना हो तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस क्या होगा, जीवित नहीं रह पाएगा। बिना प्रॉफिट के बिजनेस जीवित नहीं रह पाएगा और अल्टीमेटली फिर हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर या भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई अगर रिस्क हो जाए या कोई लॉस हो जाए, तो अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम उस रिस्क से या उस लॉस से क्या होंगे, निकल पाएंगे। लेकिन अगर मान लो हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं होगा, जैसे मान लो आज कोई कंपनी थी, ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एबीसी कंपनी का, कि ये जो एबीसी कंपनी थी, इसने 1 करोड़ रुपए का क्या करा था, प्रॉफिट कमा के रखा था। अब क्या हुआ, अचानक से कोई सी रिस्क आ गई, ठीक है। या ये समझ लेते हैं कि जो कंपनी का जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल था, ये कच्चे माल में क्या हुआ, आग लग गई और कच्चा माल जल के पूरे की पूरी तरह से खत्म हो गया। और ये कच्चा माल कितने का था, तो ये 40 लाख रुपए का था, ठीक है। और इस कच्चे माल से ही क्या करती थी कंपनी, फिनिश गुड्स, जो निर्मित माल होता है, फिनिश गुड्स बनाती थी। पर ये आग लगने से कच्चा माल जल गया। तो अब ये जो कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, इस प्रॉफिट में से कंपनी क्या करेगी कि 40 लाख का अगेन जो रॉ मटेरियल है वो परचेज कर लेगी। लेकिन मान लो अगर अब इनके पास प्रॉफिट होता ही नहीं, इनके पास ये 1 करोड़ का लाभ होता ही नहीं, तो क्या ये बताइए, ये कमा पाते हैं? ये नहीं कमा पाते, कच्चा माल खरीद ही नहीं पाते। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर भविष्य में कोई सी भी जोखिम आ जाए, कोई सी भी रिस्क आ जाए या कोई सा भी लॉस हो जाए, तो उससे निपटने के लिए भी हमारे पास लाभ होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली जब हम इतना पेरा देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं, तो हमने अभी तक क्या बात समझी इतने पेरे में? तो हमने यहाँ पर इतने पेरे में ये बात समझे कि देखिए कोई भी हो, व्यक्ति हो, जैसे हम और आप लोग होते हैं तो हमारे भी कुछ उद्देश्य होते हैं, उसी तरह व्यवसाय के भी उद्देश्य होते हैं। और ये जो व्यवसाय के उद्देश्य होते हैं, ये इन्हें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो उद्देश्य होते हैं, इनकी बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को जीवित रखने में, लंबे समय तक बिजनेस करने के लिए इन सभी की एक ये महत्वपूर्ण या केंद्रीय भूमिका होती है। एक आम व्यक्ति तो ये कहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है, और वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही क्या करता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है। और किसी भी बिजनेस को अगर हम देखें कि वो सफल है या नहीं, तो हम किसके बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि हमारा बिजनेस सफल है या नहीं, तो हम ये डिसाइड करते हैं प्रॉफिट कर बेसिस पर। तो अल्टीमेटली जब हम देखें कि निकल कर ये आता है कि देखिए अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो अगर इन फ्यूचर अगर हमें भविष्य में कोई भी रिस्क हो जाए या कोई भी जोखिम हो जाए, तो हम उससे भी क्या होगा, बच नहीं पाएंगे। तो मतलब अभी तक हमने इतना समझा कि भैया लाभ तो कमाना है, इतना पेरा पढ़ा हमने यहाँ से।
और यहाँ तक। और क्या बात समझी हमने कि हाँ प्रॉफिट तो कमाना है। तो क्या वास्तव में ये बात है कि क्या केवल प्रॉफिट ही कमाना है? तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल और केवल क्या है प्रॉफिट कमाना है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप केवल और केवल लाभ कमाने पर जाएंगे या आप ये सोचते हैं कि मुझे तो केवल प्रॉफिट कमाना है, तो ये सोचना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे क्यों सर, इतनी देर से तो हम यही समझ रहे हैं कि हर बिजनेस व्यक्ति इसीलिए स्टार्ट करता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो फिर कैसे गलत हो जाएगा? तो देखिए आपको प्रॉफिट कमाना है, आपको लाभ कमाना है, लेकिन केवल अगर आप लाभ पे फोकस करेंगे तो आप क्या करेंगे, खराब क्वालिटी का माल अपने या जो आपका प्रोडक्ट होगा उसे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए खराब क्वालिटी का आप गुड्स बनाएंगे। और जब खराब क्वालिटी का बनाएंगे तो जो आपका ग्राहक है वो ग्राहक संतुष्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, आपकी जो ग्राहक संतुष्टि है वो कम हो जाएगी। और ग्राहक संतुष्टि कम हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आपकी सेल कम हो जाएगी। जो नए ग्राहक आपके बन रहे थे, लेकिन आप अच्छे उत्पाद नहीं बना रहे हो, तो नए ग्राहक आपके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और इस तरह आपकी सेल कम हो जाएगी, और सेल कम होते होते आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा। और अल्टीमेटली फिर क्या होगा, एक दिन आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा, एक दिन आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि मुझे केवल ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है, तो ये अच्छी आपकी रणनीति नहीं है, या ये सोचना आपका पूरी तरह से गलत है। तो फिर इस संदर्भ में जो उर्विक राय है वो क्या कहते हैं, इन्हें देखते हैं। तो उर्विक राय ये कहते हैं कि देखिए आप लाभ तो कमाइए, लेकिन आप जो समाज से ही तो लाभ कमाते हैं, तो समाज की सेवा का भी ध्यान रखें बस। तो आप बोलेंगे कैसे सर? तो इसका बड़ा सीधा सा है कि जैसे मान लो आप वीवो कंपनी हो और आप क्या बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो आपको देखिए प्रॉफिट कमाना है, वीवो कंपनी का मोटिव क्या है कि मुझे लाभ कमाना है। ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक ये चाहता है कि उसे ये जो मोबाइल मिले अच्छी क्वालिटी का मिले। तो अब क्या करना चाहिए वीवो कंपनी को, वीवो कंपनी को ये करना चाहिए कि उसे प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अब जैसे वो मोबाइल बना रही है तो मोबाइल का क्या करे, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल बनाए। मतलब उसमें जो कैमरा हो वो कैमरा बहुत अच्छा हो, जो मोबाइल की स्क्रीन हो वो बहुत अच्छी हो, मोबाइल अच्छा चलता हो, उसकी बैटरी अच्छी हो, और जो उसका प्राइस हो वो भी क्या हो, सही हो। तो इस तरह से जब अगर कोई कंपनी काम करेगी तो वो क्या होगा, लाभ भी कमाएगी और समाज की सेवा भी करेगी। और आप इस तरह से अगर काम करोगे, लाभ कमाने के साथ साथ समाज की सेवा का भी काम करोगे, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे क्या करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। और आपके ग्राहक संतुष्ट होंगे तो अल्टीमेटली आपका लाभ भी धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यही बात कहते हैं उर्विक राय कि प्रॉफिट तो कमाइए, परंतु समाज की सेवा का भी ध्यान रखिए। तो ये वही कहते हैं कि जिस प्रकार भोजन करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, उसी प्रकार लाभ कमाना भी व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। मतलब क्या कहना है इसका कि जैसे हम क्या केवल यही काम करते कि बस खाओ पियो और सो जाओ, नहीं ना, हमारे भी कुछ गोल है। जैसे अभी आपका क्या गोल है कि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो बस इसी तरह व्यवसाय को भी अपना केवल यह उद्देश्य नहीं रखना चाहिए कि मुझे लाभ कमाना है, उसको ये एकमात्र उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। उसे केवल और केवल मुद्रा या प्रॉफिट के पीछे ही नहीं भागना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, एक व्यवसाय को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उसे समाज की सेवा करना चाहिए। और अगर वो समाज की सेवा करने में सफल हो गया, क्या हो गया, अगर उसने समाज की सेवा करने में वो सफल हो गया, तो क्या होगा, जो समाज की सेवा में सफल होने के कारण क्या हो जाएगा, उसने किस पे फोकस करा, समाज की सेवा पे फोकस करा। मतलब जैसे वीवो कंपनी थी तो वीवो कंपनी ने क्या करा कि भैया मुझे तो समाज की सेवा करना है, और उसने अल्टीमेटली क्या करा, अच्छा मोबाइल बनाया, मोबाइल में अच्छा कैमरा दिया, अच्छी इसकी स्क्रीन दी, अच्छा उसका बैटरी
बैकअप दिया, अच्छी क्वालिटी की बैटरी दी, मोबाइल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी थी, प्राइस भी सही था, सब कुछ अच्छा था। तो अल्टीमेटली क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्या बनेंगे, नए ग्राहक बनेंगे। और नए ग्राहक बनेंगे तो क्या होगा, सेल बढ़ेगी, नए ग्राहक ज़्यादा बनेंगे, सेल बढ़ेगी, सेल ज़्यादा होने से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो बस उर्विक राय यही कहते हैं कि समाज की सेवा पे क्या करो, आप ध्यान दो। और अगर आप इस उद्देश्य में सफल हो गए ना, समाज की सेवा के उद्देश्य में आप सफल हो गए, तो फिर ये जो लाभ प्राप्ति है, जो आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ये तो आप अपने आप ही कमा लोगे। उर्विक राय ने क्या बात की थी, उर्विक राय ने बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए, समाज की सेवा पे पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। और अगर हम समाज की सेवा में पर्याप्त ध्यान दे पाए, समाज की सेवा कर पाए, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी सेल बढ़ेगी, नए नए ग्राहक बनेंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो चाहते हैं हम कि प्रॉफिट की प्राप्ति हो, लाभ कमाए, वो स्वतः ही हो जाएगी। तो उर्विक राय क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये जो लाभ है और सेवा दोनों साथ साथ चलना चाहिए। ठीक है, ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्या नहीं है, विरोधी नहीं है। मतलब हमें क्या करना है, बिजनेस करो तो एक बात याद रखना, बिजनेस करो तो क्या ध्यान रखना है, लाभ तो कमाना है, परंतु एक बात और ध्यान रखना, हमें सेवा भी करना है। ठीक है, मतलब जो हमारा ग्राहक है, जो हमारा कस्टमर है, उसको हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना है, सही प्राइस देना है। अगर उसको हमने कोई प्रोडक्ट सेल करा, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। तो इस तरह से हम ये दोनों काम पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, ठीक है, लेकिन सेवा को भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब दोनों ही, जो प्रॉफिट एंड सेवा, जो समाज की सेवा कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए। ये व्यवसाय रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। जैसे हमारी टू व्हीलर गाड़ी है, अब मान लो टू व्हीलर गाड़ी में अगर एक पहिया हो, तो बताइए क्या टू व्हीलर गाड़ी हमारी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। दोनों पहिए होना जरूरी है। उसी तरह अगर व्यवसाय को आप लंबे समय तक चलाना चाहते हो, लंबे समय तक व्यवसाय को जीवित रखना चाहते हो, तो आपको लाभ पे भी ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही साथ समाज की सेवा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा अभी तक हमने जो समझा ना, जितना भी, उसका अगर आप बोले सर क्रक्स बता दो, इतना सब हमने समझ लिया है कि आखिर व्यवसाय का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जब आप क्रक्स की बात करें, तो बस इतने सा ध्यान रखना है हमें क्रक्स में, इतना सा, सिर्फ इतना सा कि हमें समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना है। ये क्रक्स है पूरा का पूरा। अभी तक हमने जितना पढ़ा, उसका अगर हम क्रक्स की बात करें, तो कि व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, तो भैया हमें समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। और उर्विक राय भी यही कहते हैं। अब बात करते हैं पीटर डगर पे कि आखिर पीटर डगर क्या कहते हैं, इन्हें देख लेते हैं पीटर डगर को। ठीक है, उर्विक राय ने क्या बात करी, याद कैसे रखेंगे कि उर्विक राय ने क्या कहा, तो समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। हमने भी पूरी जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट समझा, उसका भी अर्थ निकल के क्या आया कि सेवा करते हुए हमें लाभ कमाना है। ठीक है, कई बार इसी पॉइंट पर एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि आखिर उर्विक राय ने क्या कहा था। तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कुछ भी वो डेफिनेशन दे, बड़ी सी डेफिनेशन दे, छोटी सी डेफिनेशन दे, आपको जो अल्टीमेटली अर्थ निकल कर आना चाहिए, वो क्या निकल कर आया उर्विक राय में, कि समाज की सेवा करते हुए हमें लाभ कमाना चाहिए। अगर हमने समाज की सेवा पर पर्याप्त ध्यान दे दिया, किस पर, समाज की सेवा पर, ये पॉइंट पे, समाज की सेवा पे पर्याप्त ध्यान दे दिया, तो लाभ की प्राप्ति हमें स्वतः ही हो जाएगी। ठीक है, तो उर्विक राय का समझ में आ गया। उर्विक राय ने क्या बात करी थी कि हमें समाज की सेवा पर पर्याप्त ध्यान देना है, और अगर हम इस उद्देश्य में सफल हो गए, तो फिर हमें जो प्रॉफिट हम चाहते हैं, वो अपने आप ही हमें, स्वतः ही अपने आप ही हमें प्रॉफिट की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं पीटर डगर पे कि आखिर ये जो पीटर डगर थे, ये क्या कहते हैं, पीटर डगर पे बात कर लेते हैं। तो देखिए पीटर डगर थे, ये बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं कि किसी भी बिजनेस का जो आधार होता है, मतलब कोई भी बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, आपकी केवल चाय की दुकान हो,
या आपकी किराना दुकान हो, या आपकी कोई बड़ी सी दुकान हो, या बड़ा सा आपका मॉल हो, ठीक है, कुछ भी हो आपके पास, तो कोई भी व्यवसाय का अस्तित्व में कैसे रह सकता है, मतलब वो हमेशा कैसे चल सकता है। अस्तित्व में रहने की बात मतलब आपका बिजनेस लंबे समय तक कैसे चल सकता है। तो आपका बिजनेस, चाहे आपकी चाय की दुकान हो, चाहे किराना हो, चाहे आपका मॉल हो, या आपकी होटल हो, कोई भी हो, केवल वो कब चल सकते हैं लंबे समय तक, जब आपके पास क्या हो, ग्राहक हो। मतलब ग्राहक आपकी दुकान पे आना चाहिए, चाहे वो फिर कोई सी भी आपकी दुकान हो, तो ही आपका बिजनेस चल सकता है। तो पीटर डगर कहते हैं, देखिए, ग्राहक ही व्यवसाय का क्या है, आधार है। वो हम क्या करते हैं, हमारी दुकान है जैसे चाय की, मान लो, अब ग्राहक आता है, वो चाय पीता है, उससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। और इससे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, देखिए, धनोपार्जन हो गया। तो धनोपार्जन हेतु आपको क्या, उसने कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट सौंप दिया। आपके वहां दुकान पे आया, उसने चाय पी, या आपकी किराने की दुकान थी, वहां पर आया, उसने सामान खरीदा, या आपका मॉल था, तो मॉल में आया और उसने परचेसिंग करी। होटल पे गया तो उसने वहां पर क्या करा, कुछ खाना खाया। तो इससे क्या हुआ, आपने प्रॉफिट कमाया। तो आपके पास एक ये जो धन है, ये भी एक संसाधन है। तो आपने इस धनोपार्जन से, आपको उसने क्या कर दिया, एक संसाधन सौंप दिया। तो बोल रहे कि आपको किस पे फोकस करना चाहिए, आपको उपभोक्ता की संतुष्टि को प्राथमिक रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर आपका ग्राहक क्या है, अगर आपका ग्राहक संतुष्ट है, तो क्या होगा, वो बार बार आपकी दुकान पे आएगा। क्या होगा, जैसे कोई ग्राहक था, वो, उसको आपके यहाँ का अच्छा लगा कि आप जब उसके यहाँ आपकी दुकान पे चाय पीने आया, तो बड़ी अच्छी उसको सर्विस लगी, आपकी जो चाय की क्वालिटी थी वो भी अच्छी थी, उसका जो प्राइस था वो भी अच्छा था। तो वो आपकी दुकान पे हर रोज सुबह शाम क्या होने लगा, चाय पीने आने लगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, आपकी सेल बढ़ जाएगी, और सेल बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा। तो हमें, जो पीटर डगर है, वो क्या कहते हैं, पीटर डगर कहते हैं कि हमें जो सब कुछ मिलता है, ग्राहक से ही मिलता है। ग्राहक के कारण ही हमारा बिजनेस अस्तित्व में रहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उपभोक्ता की संतुष्टि को प्राथमिक रूप से ध्यान देना चाहिए। और अगर हम इस काम में सफल हो गए, उपभोक्ता की संतुष्टि में, तो क्या होगा, वो मान लो बार बार चाय पीने आएगा दुकान पर, सुबह शाम पीने आएगा, सेल बढ़ जाएगी, प्रॉफिट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो ये बात कौन कहते थे, पीटर डगर। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इस पे बात करते हैं। ये देखिए, किसी भी व्यवसाय की सफलता का जो मुख्य संकेतक है, मतलब एक जो इंडिकेटर है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है या नहीं चल रहा। आप ही किसी का बिजनेस देखते हैं, तो आप उसे क्या बोलते हैं कि उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका नहीं चल रहा है। तो किसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं, प्रॉफिट के बेसिस पे। जैसे आपके रिलेटिव में कोई की किसी चीज की दुकान होगी, तो आप क्या बोलते हैं कि अरे उनकी दुकान तो अच्छी चलती है। तो आप ये किसके आधार पे कहते हैं, लाभ के बेसिस पे। कोई आपका रिलेटिव हो, उनकी दुकान नहीं चलती है, तो आप क्या बोलते हैं कि अरे उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपने ये किसके बेसिस पे ऐसा कह दिया कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉफिट के बेसिस पर। तो किसी भी व्यवसाय की जो सफलता का जो मुख्य संकेतक होता है, वो कौन होता है, प्रॉफिट होता है। किसी भी व्यवसाय को लाभ प्राप्त होता है, तो इसका जो प्रतीक है, समाज व्यवसाय के द्वारा प्रदत्त की गई। ये देखिए, समाज क्या कर रहा है, जो व्यवसाय था, जो बिजनेस था, उसके द्वारा जो भी सेवाएं दी गई है, उसका वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। मतलब आप किस तरह की सर्विस दे रहे हो, वे सभी बातें देखता है। या आप अगर सर्विस दे रहे हो, तो आप कैसी सर्विस दे रहे हो। जैसे आप किसी होटल में गए, आपको वहाँ की सर्विस अच्छी लगी, वहाँ का होटल का खाना वगैरह अच्छा लगा, तो आप क्या करते हो, बार बार वहां पर जाते हो। उससे क्या हो जाता है, उनके पास प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं। आपने अगर कोई सी कंपनी थी, जैसे आपने हीरो कंपनी थी, अब हीरो कंपनी की आपने गाड़ी खरीदी, और गाड़ी की जो है अच्छी लाइफ है, गाड़ी चलती भी अच्छी है, माइलेज भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आप क्या करते हो कि फिर बार बार इस कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है, ये जो हीरो कंपनी की गाड़ी है, इस उत्पाद को आप बार बार इस प्रोडक्ट को खरीदते हो। तो इससे क्या हो जाता है, इससे उस व्यवसाय को, उस बिजनेस को प्रॉफिट होता है। और इस प्रॉफिट होने से क्या होता है कि अगर उसे फ्यूचर में कोई सी भी असफलता आती है, या कोई सी भी
रिस्क उसके सामने आ जाती है या उसे फ्यूचर में कोई सी भी हानि हो जाए, तो उस हानि के विरुद्ध, उस जोखिम के विरुद्ध, उस असफलता के विरुद्ध अगर कोई नियंत्रण का काम कर सकता है तो वो कौन करता है? वो नियंत्रण का काम करने वाला प्रॉफिट है। आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब इन फ्यूचर अगर आपको लॉस हो जाए, ठीक है, या कोई सी असफलता हाथ लग जाए, तो उस असफलता से आप कैसे उभरेंगे? तो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो आप उभर जाएंगे। यही इस पॉइंट में लिखा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इस पे बात करते हैं अब। फिर भी एक अच्छे व्यवसाय के लिए केवल लाभ पर बल देना और दूसरे उद्देश्यों को भुला देना। हम अभी तक क्या समझते आए हैं कि लाभ भी कमाओ परंतु सेवा करते हुए। यही बात हम समझ कर आए हैं। उर्विक राय ने भी यही बात की थी कि लाभ कमाइए परंतु ग्राहकों की, जो आपका समाज है, समाज की सेवा पे ध्यान दीजिए। और अगर आप समाज की सेवा पे ध्यान दे गए तो आपको लाभ तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, ये कहते हैं उर्विक राय। ठीक है। पीटर डगर क्या कहते हैं? जो आपका ग्राहक है, ग्राहक की संतुष्टि पे आप ध्यान दीजिए। अगर इसमें सफल होगा तो अल्टीमेटली आप जो आपका पर्पस है प्रॉफिट कमाना, वो कमा लोगे। तो ये पॉइंट, ये पेरा बोल रहा है कि देखिए, अगर हम केवल लाभ पे बल देंगे और दूसरे उद्देश्यों को अगर हमने भुला दिया तो क्या होगा? अगर हम केवल और केवल लाभ पे फोकस करेंगे और दूसरे उद्देश्यों को भुला देंगे, मतलब हम क्या करेंगे फिर? हम केवल लाभ कमाने पे ध्यान देंगे। आप थे, आपने एक मान लो बनाया, आप एक पेन बनाते हो, पेन बनाने की आपकी कंपनी है। आप क्या चाह रहे हो कि भैया मुझे तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? लाभ कमाना है। आपका पूरा फोकस इस लाभ कमाने पर ही है। तो अब आप क्या करोगे? क्या उसकी क्वालिटी पे ध्यान दोगे? नहीं। आप क्या करोगे? जो उसमें रॉ मटेरियल होगा वो भी कैसा, खराब क्वालिटी वाला यूज करोगे, क्योंकि आप क्या करोगे? चाहोगे कि सस्ते से सस्ता, सस्ते से सस्ता मतलब बहुत कम प्राइस में आपका ये पेन बन जाए। जहाँ जैसे मान लो आज एक सेलो कंपनी है, वो 5 रुपए वाला पेन बनाने के लिए जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो 3.5 रुपए के अराउंड आ रही है। ठीक है। और फिर वो उसमें अंदर वो खुद का प्रॉफिट रखती है। जो रिटेलर है, जैसे हम, जो आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, तो सबका प्रॉफिट जोड़कर 5 में बिक रहा है। लेकिन आपने क्या करा? आपने बोला मुझे तो प्रॉफिट कमाना है। तो आप आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए खराब क्वालिटी की उसमें सब चीज़ें यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो आपको अब ये पेन, आपकी पेन की कॉस्ट आपकी कितनी आ गई? 1 रुपये। तो आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? देखिए, प्रॉफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा रहे हो, पर लंबे समय में क्या होगा? लोगों को लगेगा कि अरे, इनका जो पेन है अच्छा नहीं है। तो क्या होगा? वो पेन फिर आपका खरीदना बंद कर देगा। ठीक है। तो बस यही बात इस पेरे में लिखी है कि अगर केवल और केवल आप लाभ पे ध्यान दोगे और दूसरे जो भी उद्देश्य है, जैसे कि ग्राहक को अच्छा क्वालिटी का गुड्स मिले, सही प्राइस में उसे उच्च गुणवत्ता का सामान मिले, तो आपने इन दूसरे उद्देश्यों को अगर आप भुला दोगे ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है। और अगर आप इस तरह की मनोदशा से ग्रस्त हो, या इस तरह का आपका उद्देश्य है कि बस मुझे तो कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे तो बस प्रॉफिट कमाना है, तो फिर क्या होगा? जो आपके इन्वेस्टर हैं, विनियोजक मतलब इन्वेस्टर, जो आपके एम्प्लॉय हैं, जो आपका कस्टमर है, इन सभी के आप क्या करेंगे? जो भी इन सब के प्रति आपके दायित्व बनते थे, आप इन सभी दायित्वों को भुला देंगे। आप हर तरफ से क्या कोशिश करेंगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ? प्रॉफिट कमाऊँ। और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए समाज के जितने भी वर्ग हैं, चाहे फिर वो ग्राहक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे इन्वेस्टर हो, आप इनका क्या करेंगे? शोषण करेंगे। कैसे? जैसे पेन था, आपने क्या करा? केवल 1 रुपये में पेन बना लिया और सेल कितने में कर रहे हो? 5 रुपये में। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? खराब गुणवत्ता का पेन आप सेल करोगे। खराब गुणवत्ता का आप पेन सेल करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? जो ग्राहक है उन सभी का क्या होगा? शोषण होगा, क्योंकि उन्हें देखिए जितना उन्होंने पैसे पे करे उनके बदले में उन्हें वो उस क्वालिटी का गुड्स नहीं मिला। तो इसके कारण क्या होगा? लोगों को लग जाएगा कि भैया ये जो कंपनी का पेन आता है अच्छा नहीं आता है,
और फिर वो क्या करेंगे, या तो आपका जो पेन है उसे नहीं खरीदेंगे या फिर उसका विरोध करेंगे। क्या रही क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे ना, जैसे कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और उसकी प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहता है, तो लोग क्या करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि नहीं, ये जो पेन आपने बनाया है अच्छा नहीं है, जितने आपने पैसे लिए उतना अच्छा ये पेन नहीं है। तो उससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे जो धंधा होता है, क्योंकि लोग पेन खरीदना बंद कर देते हैं, धंधा चौपट हो जाता है। तो फिर ऐसा इसलिए ये बात कही गई है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको लाभ कमाने के साथ साथ समाज की सेवा का भी ध्यान रखना है। और अगर आप केवल प्रॉफिट पे चले गए तो क्या हो जाएगा, आप खराब गुणवत्ता का केवल प्रॉफिट पे चले गए तो आप खराब गुणवत्ता का सामान बेचोगे, 1 रुपये वाला पेन 5 में बेचोगे, ग्राहक विरोध करेगा और अल्टीमेटली फिर आपका धंधा जो होगा क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा व्यवसाय बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसका पर्पस क्या हो, अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसीलिए आज आप देख लीजिए, टाटा कंपनी को देख लीजिए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड को देख लीजिए, आदित्य बिरला ग्रुप को देख लीजिए, टीसीएस को देख लीजिए आप। ठीक है, जितनी भी कंपनियां ये सब क्या कर रही हैं, लाभ तो कमा रही हैं, परंतु आज आप जैसे जियो को देख लीजिए, तो जियो कई सारे फीचर्स आपको अवेलेबल करा रहा है। तो उसी तरह ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं। एयरटेल देख लीजिए, प्रॉफिट भी कमा रहा है, लेकिन सभी ग्राहकों की सेवा का भी ध्यान रख रहे हैं। जैसे एयरटेल क्या बोलता है कि भैया हम अच्छा नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जियो आपको कई सारे फीचर्स देता है कि आपको फ्री में मैगजीन पढ़ना हो तो आप जियो मैगजीन पढ़ सकते हो, आपको टीवी देखना हो तो आप फ्री में केवल हमारे उस कॉलिंग जो आप मतलब डेटा डाल रहे हो उसमें आपको टीवी भी आप देख सकते हो। टाटा कंपनी अगर कार बना रही है तो कार में सिक्योरिटी फीचर पे बहुत काम करती है कि अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो जाए तो जो हमारा मतलब ग्राहक है जिसने कार खरीदी वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए वो कार की जो बॉडी है वो अच्छे से अच्छा बना रही है। रिलायंस अच्छे प्रोडक्ट बना रही है, टीसीएस अच्छा काम कर रही है। क्यों कर रहे हैं ये सभी प्रॉफिट कमा रहे हैं, परंतु ये समाज की सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है अगर हमें लंबे समय तक बिजनेस करना है तो हम ग्राहकों की सेवा कर कर समाज को संतुष्ट कर कर ही ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो पूरा पूरा समाज के उद्देश्य का था कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो सार रूप में या सारांश में हम बात करें तो देखिए, व्यवसाय के दो उद्देश्य हो जाते हैं। एक हो जाता है आर्थिक उद्देश्य और एक हो जाता है सामाजिक उद्देश्य। तो यहाँ आर्थिक उद्देश्य क्या बात करता है कि हमें क्या करना चाहिए, लाभ तो कमाना चाहिए, मतलब प्रॉफिट तो कमाना चाहिए, ये इसका एक उद्देश्य हो जाता है। मतलब ये लाभ कमाना, ग्राहकों का सृजन करना, मतलब वही ज्यादा से ज्यादा नए ग्राहक बनाना। ये भी मैंने आपको बता दिया कि नए 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 क्या करना, ग्राहक बनाना। भावी संवर्धन हेतु प्रावधान करना, मतलब भविष्य में हमारा बिजनेस और कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इस पर क्या करना, काम करना। कुछ बिजनेस में नई नई चीजें इन्वॉल्व करना, जैसे आपने देखा होगा टाटा कंपनी हो चाहे फिर आपकी मारुति कंपनी हो, ये हमेशा नए नए कार के नए नए मॉडल निकालते रहते हैं। या फिर आप मोबाइल ले लीजिए, तो मोबाइल में भी हर कंपनी नए नए मोबाइल निकालती रहती है। तो ये सभी क्या करते हैं, ये अपना ये भावी संवर्धन और विकास के लिए काम करते रहते हैं। जैसे आप वीवो देख लीजिए, ओप्पो देख लीजिए, रियलमी देख लीजिए, एप्पल देख लीजिए। ठीक है, क्या कर रहे हैं ये सभी कंपनी, ये हर महीने मोबाइल निकालते जा रहे हैं नए नए फीचर्स के साथ। हर अलग अलग प्रकार का मोबाइल निकालते जा रहे हैं। क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, ताकि एक तो इनका क्या हो, नए नए ग्राहक बनते रहें, साथ ही साथ इनका प्रॉफिट भी बनता रहे और ये लगातार क्या करते रहें, विकास करते रहें। तो ये व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों पे। तो सामाजिक उद्देश्य क्या बात करते हैं कि देखिए, समाज की सेवा करना चाहिए। जो हमारा ग्राहक है उसे उचित कीमत पर, मतलब सही प्राइस में अच्छी गुणवत्ता का उसे हमें सामान देना चाहिए। उचित कीमत पर, मतलब सही प्राइस पर उसे क्या करना चाहिए, सही प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का हमें गुड्स देना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का हमें क्या करना चाहिए, गुड्स देना चाहिए। सही प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का गुड्स देना चाहिए। जो भी हमारा ग्राहक है हमें उसके साथ उचित रूप से व्यवहार करना चाहिए।
मतलब जैसे आपकी दुकान थी, आपकी चाय की दुकान हो भले ही, या फिर आपका मॉल हो, जो भी ग्राहक आपके यहाँ आए, आपको उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप जैसे मॉल वगैरह में कुछ खरीदने जाते हैं, या किसी एक छोटी सी दुकान पर भी अगर आप कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप देखिए वो जो दुकानदार होता है छोटी सी दुकान लेकर बैठा है, लेकिन आपसे क्या पूछता, आपको क्या चाहिए बताइए आप, और बड़ी आपसे शांति से चेहरे पर एक स्माइल के साथ आपको सेल करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो ये बार बार मेरी दुकान पर आएंगे। ठीक है। पूंजी निवेशकों को उचित प्रतिफल, अब ये वाला पॉइंट क्या बोलता है, इसे देख लेते हैं। पूंजी निवेशकों को उचित प्रतिफल वाला पॉइंट क्या कहता है? तो देखिए ये वाला जो पॉइंट बात करता है ना, ये किस पे बात करता है? पूंजी निवेशकों को उचित प्रतिफल। ये पॉइंट कहता है कि जैसे आपकी कंपनी थी, तो आपकी कंपनी में लोगों ने क्या करा, जब आपके शेयर आए मार्केट में, तो उन्होंने आपके शेयर क्या कर लिए थे? परचेज कर लिए थे। ठीक है। कंपनी ने आईपीओ लाई। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में आपने क्या करा? कंपनी के शेयर खरीद लिए। अब शेयर खरीद लिए तो आपके पास क्या आ गए? आपके पास आपके पास आ गया शेयर, और कंपनी के पास क्या चले गया? कंपनी के पास कैपिटल आ गई। ठीक है। क्योंकि आपने शेयर खरीदे और शेयर का जो पैसे थे वो आपने दे दिए। जैसे एक शेयर 10 रुपए का था, तो आपने जैसे मान लो 100 शेयर खरीदे, तो आपके पास कितने शेयर आ गए? आपके पास 100 शेयर आ गए। ठीक है। और कंपनी के पास क्या चलेगा? एक शेयर 10 का था, तो कंपनी के पास 1000 रुपए चले गए। तो इसी तरह कंपनी के पास क्या हो गई? कैपिटल इकट्ठा हो गई। ठीक है। कई बार क्या होता है, कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर आते हैं कि चलिए आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। ठीक है। तो वो डायरेक्ट कैपिटल आपको देते हैं कि चलिए आपको अगर चाहते हैं कि आपका बिजनेस, इस तरह से भी कंपनी कैपिटल इकट्ठा करती है। कई बार क्या होते हैं, कुछ इन्वेस्टर रहते हैं, जैसे वो देखते रहते हैं इन्वेस्टर कि यार आपकी जो कंपनी है वो अच्छा काम कर रही है, तो फिर वो बोलते हैं कि चलिए हम आपकी कंपनी में क्या कर देते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, और कुछ प्रॉफिट में हमें हिस्सा दे देना। तो ये जब सामाजिक उद्देश्य की बात कही, तो ये यही बात कहता है कि देखिए जो भी आप में पैसा लगा रहे हैं, मतलब आप पे उन्होंने विश्वास करा, तो अब आपको क्या करना चाहिए? ये जो निवेशक है जिन्होंने आप में पैसा लगाया, इनको आपको उचित रिटर्न देना चाहिए। उचित रिटर्न रिटर्न देना चाहिए। ये जो उचित प्रत्याय लिखा है, इसका मतलब होता है रिटर्न, मतलब उनको प्रॉफिट होना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने आप में पैसा लगाया। तो ये यही बात है कि उनको क्या मिलना चाहिए? उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति व विक्रय उपरांत सेवाएं, मतलब जैसे आपने सेल कर दिया प्रोडक्ट, तो उसके बाद भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे जैसे आपने अगर हीरो की गाड़ी खरीदी हो, चाहे एक्टिवा खरीदी हो आपने, तो जब आपने या कार खरीदी हो आपने, तो देखिए आप क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि आपको सर्विस फ्री है, फर्स्ट ईयर सर्विस फ्री है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर आप जितने गाड़ी ले जाते हैं, हर जैसे 1 महीने पे हो जाती है, फिर 3 महीने, 6 महीने, कुछ ऐसा ही टेन्योर होता है, 12 महीने। तो ऐसी वो साल की जो 3-4 जितनी भी सर्विस होती है, चाहे कार में जैसे 2 सर्विस हो, एक्टिवा जितनी भी सर्विस होती है, वो क्या करते हैं? फ्री में सर्विस देते हैं। क्यों सर्विस देते हैं फ्री में? ताकि आपकी गाड़ी क्या हो? अच्छी चले। और आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी तो फिर आप क्या होंगे? संतुष्ट रहेंगे कि नहीं भैया ये जो मैंने गाड़ी खरीदी है अच्छी चल रही है। तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आपको दूसरी भी गाड़ी खरीदना होगी तो आप उसी कंपनी की गाड़ियां खरीदते रहते। तो ये वही बात है कि जब आप सेल भी कर दो तो उसके बाद भी आपको सेवाएं प्रदान करना चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे गाड़ी खरीदी आपने, 3-4 साल हो गए, अब उसके बाद कोई सा पार्ट्स खराब हो गया, तो कंपनी से आप बुलवा भी सकते हो ओरिजिनल पार्ट्स। तो कंपनी क्या करती है? आपको ये सब फैसिलिटी देती रहती है। क्यों देती है? ताकि आप उस कंपनी के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो ये सभी कंपनी के क्या हो जाते हैं? आर्थिक उद्देश्य हो जाते हैं। तो उद्देश्य मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक उद्देश्य आपका होता है सामाजिक उद्देश्य, और एक हो जाता है आर्थिक उद्देश्य। तो जहाँ आर्थिक उद्देश्य में धन की बात होती है मुख्य रूप से, तो सामाजिक उद्देश्य ये बोलते हैं कि हमें जैसे जो ग्राहक है, यहाँ पे किसकी बात होती है? धन की बात होती है मुख्य रूप से। तो देखिए क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है पहले लाइन में कि यथेष्ट लाभ, मतलब हमें लाभ कमाना चाहिए, नए नए ग्राहक बनाना चाहिए,
ग्राहकों का सृजन मतलब नए नए ग्राहक बनाना चाहिए। भावी संवर्धन हेतु प्रावधान करना चाहिए, मतलब हमें भविष्य में और हम कैसे प्रमोट कर सके अपने बिजनेस को, और ज़्यादा कैसे डेवलपमेंट कर सकें, कैसे विकास कर सके, उसके लिए भी हमको अभी से ही व्यवस्था करते चलना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए सामाजिक उद्देश्य में कौन आ जाता है आपका, सामाजिक उद्देश्य में आपके आ जाते हैं कि देखिए जैसे हमने कुछ गुड्स खरीदा तो वो जो गुड्स की क्वालिटी है वो अच्छी होना चाहिए, उसका सही प्राइस में मतलब सही मूल्य पर अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। जो भी हमारे वहाँ ग्राहक आए हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिन लोगों ने हम पे विश्वास करके हमारी कंपनी में हमें क्या करा, इन्वेस्ट करा है, हमें उन्हें क्या देना चाहिए, उचित रिटर्न देना चाहिए। क्या देना चाहिए, उचित रिटर्न देना चाहिए, मतलब उनको फायदा होना चाहिए। समाज विरोधी कृत्यों से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो, या आप मान लो छोटे दुकानदार थे और आप क्या कर रहे हो, दाल भी बेचते हो, तब आप क्या कर रहे हो, दालों में क्या कर रहे हो, बहुत सारे कंकड़ मिला के बेच रहे हो, खराब क्वालिटी की दाल बेच रहे हो, मिलावट कर रहे हो, नकली सामान बेच रहे हो, तो आपको ऐसे समाज विरोधी कृत्यों से दूर रहना चाहिए। तो ये सभी सामाजिक उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो आखिर अब इस टॉपिक को हमने इतना डिटेल में क्यों समझ रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है मेनली। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि जो व्यवसाय का उद्देश्य है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ के साथ साथ सेवा भी है। ठीक है, कि समाज की सेवा करते हुए हमें क्या करना चाहिए, समाज की सेवा करते हुए हमें लाभ कमाना चाहिए। ठीक है, अगर हम समाज की सेवा को ध्यान में रखेंगे तो हमें लाभ की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। ये कथन किसने कहा है, इस ये सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो फिर ये पीटर डगर ने कहा है। माफ कीजिए, ये वाला कोटेशन, एक मिनट, उर्विक राय ने कहा है। ठीक है, उर्विक राय ने कहा है, तो उर्विक राय का कोटेशन आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ ले पीटर डगर ने क्या कहा है। ठीक है, तो पीटर डगर का क्या था कि ग्राहकों की संतुष्टि पर क्या करना चाहिए, ग्राहकों की संतुष्टि पर हमें ध्यान देना चाहिए, ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देना चाहिए, ये बात करी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, लाभ, समाज की सेवा करते हुए लाभ कमाना चाहिए। किसने कहा है, उर्विक राय ने कहा है। ठीक है, व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, लाभ भी तो हमें कमाना चाहिए परंतु समाज की सेवा भी करना चाहिए। ठीक है, पीटर डगर ने क्या कहा था कि ग्राहकों की संतुष्टि को हमें प्राथमिकता देना चाहिए और अगर हम इस काम में सफल हो जाएंगे तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये पॉइंट भी सब पता होने चाहिए कि आर्थिक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो देखिए आर्थिक में आता है आपका यथेष्ट लाभ, ग्राहकों का सृजन, नए नए ग्राहक बनाना, भावी संवर्धन है एवं विकास हेतु कार्य करना। समाज में के उद्देश्य में क्या आ जाते हैं कि जो भी लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन्हें अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का सामान उचित मूल्य पे उपलब्ध कराना, हर ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना। जैसे आप किसी भी दुकान पर, मॉल में कहीं कुछ खरीदने जाते हैं तो वो आपसे बड़े अच्छे से बात करते हैं, बड़े अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि आपके साथ वो क्या करें, अच्छा व्यवहार बना सकें। जिन भी लोगों ने आप में इन्वेस्ट करा है उन्हें प्रॉपर क्या मिले, रिटर्न मिले। और हमें मिलावट से, जमाखोरी से, काला बाजारी से, ऐसे समाज विरोधी कृत्यों से क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो ये सभी हैं सामाजिक उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछता है इनके उद्देश्यों पे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उद्देश्य में शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्थिक उद्देश्य में क्या आता है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सामाजिक उद्देश्य में क्या आता है। ठीक है, तो अगर आपने इन्हें समझ रखा है कि आर्थिक उद्देश्य में ये सभी बिंदु आते हैं, सामाजिक में ये आते हैं, तो अगर आपसे फिर वो कोई सा क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं आर्थिक उद्देश्य पे। तो आर्थिक उद्देश्य में हमने क्या समझा था कि ये सभी क्या करते हैं, सबसे पहले कि प्रॉफिट अर्जित करना, धन कमाना।
तो आर्थिक उद्देश्य का पहला ही पॉइंट क्या है? लाभ अर्जित करना, क्योंकि कोई भी व्यवसाय बिना लाभ के ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता, ज्यादा दिन तक वो नहीं चल सकता है। ठीक है, तो आर्थिक उद्देश्य में पहला ही उद्देश्य क्या हो जाता है कि लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट कमाना। सेकंड क्या है? नए नए ग्राहक बनाना, मतलब जो हमारे ग्राहक है, उपभोक्ता है, उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि करना। मतलब हम क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए नए हमारे ग्राहक बने, तो ये भी आर्थिक उद्देश्य होता है, ये ग्राहकों का सृजन या नए नए उपभोक्ताओं को जोड़ना, नए नए उपभोक्ताओं को बनाना। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे नए नए ग्राहक बनते जाएंगे, हमारा कंज्यूमर बेस जितना बढ़ते जाएगा, कस्टमर बेस जितना बड़ा होगा, हमारी मार्केट में उतनी ज्यादा क्या होती जाएगी, पहुंच बढ़ती जाएगी। तो ये भी आर्थिक उद्देश्य है। भौतिक और वित्तीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना, तो एक संसाधन हो जाते हैं भौतिक और एक हो जाते हैं वित्तीय। ठीक है, दो प्रकार के संसाधन हो गए, एक हो जाते हैं भौतिक और एक हो जाते हैं वित्तीय। तो भौतिक में क्या आ जाएगा और वित्तीय में क्या आ जाएगा? तो देखिए, वित्तीय में जो भी धन के लेन देन से संबंधित हो, धन के लेन देन से संबंधित हो, किससे संबंधित हो? धन के लेन देन से संबंधित हो। भौतिक में क्या आ जाते हैं? जैसे आपका ऑफिस हो गया, ये आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी जो लगी रहती है, ये आ जाता है। तो ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? भौतिक संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, वित्तीय में धन के लेन देन से संबंधित आते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, तो ये भी आर्थिक उद्देश्य हो जाता है। आप क्या कर रहे हो? उत्पादन के लिए जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल बना रहे हो, जैसे आप गाड़ी बना रहे हो, हीरो कंपनी अपनी गाड़ी बना रही है, या मोबाइल कंपनी अपना मोबाइल बना रही, तो ये क्या करती है, नई नई विधियों का, मतलब जो नई नई मेथड्स है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको अपना करके, और जो भी फिर ये जितने भी संसाधन यूज कर रहे हैं, जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं, तो ये क्या करते हैं, मोबाइल के सेगमेंट में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो ये उन टेक्नोलॉजी को अपनाने के साथ ही साथ जितने भी इनके फैक्ट्री में जितने भी संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों का, जितने भी संसाधन है, उन सभी संसाधनों का एक कैसा प्रयोग करते हैं, उचित प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे कि जो मशीन लगी हुई है, उन मशीनों को प्रॉपर टाइम पे ये सर्विस कराते रहते हैं, मतलब उनकी सर्विसिंग कराते रहते हैं समय समय पर। जैसे कोई मशीन का ऐसा है कि भैया इस मशीन को 8 घंटे चलाना चाहिए, उसके बाद इसे 1 घंटे बंद रखना चाहिए, तो वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। क्यों? ताकि ये जितने भी संसाधन है, ये लंबे समय तक अच्छी तरह से कार्य करते रहें। तो क्या होगा, जब ये अच्छी तरह से कार्य करेंगे, तो जो हमारी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ेगी। जैसे कंपनी थी, अब ये सभी नई नई एक तो टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर रही है, मशीनें सब अच्छी चल रही हैं, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ यूनिट है, जैसे मोबाइल है, तो ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, क्योंकि सब मशीन अच्छी चल रही है, किसी भी मशीन में या किसी भी संसाधन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या होगा, जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें उत्पादित कर पाओगे। जैसे आप मोबाइल बना रहे थे, अब सब मशीनें अच्छी चल रही हैं, तो 1 घंटे में जैसे 10 मोबाइल बनते हैं, तो आप 10 घंटे काम करोगे, सब अच्छा चल रहा है, तो आराम से आपके 100 मोबाइल बन जाएंगे। तो इस तरह से सब चीजें अच्छी चलेंगी, तो आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, आर्थिक उद्देश्य में ही इस पे बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे। बाजार में बने रहना हर व्यवसाय का आधारभूत उद्देश्य है। मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है, हर कंपनी यही चाहती है कि वो मार्केट में उसकी हमेशा क्या कर सके, हर कंपनी यही चाहती है कि मार्केट में उसकी हमेशा जगह बनी रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, मार्केट के साथ दिन पे दिन आप ही देख रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, जैसे आपने एक कंपनी जैसे मोबाइल बना रही है कोई सा 12,000 रुपए का, सेम फीचर के साथ, तो एक दूसरी कंपनी वही फीचर के साथ 9,000 में बेच रही है, कोई कंपनी 8,000 में बेच रही है, कोई कंपनी 11,000 में बेच रही है, तो कोई कंपनी 12,500 में बेच रही है, कोई कंपनी 13,000 में बेच रही है, सेम फीचर वाले मोबाइल। तो ऐसा क्या हो रहा है कि बोले देखिए, अगर हमें बाजार में बने रहना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें निरंतर विकास करते रहना चाहिए। ठीक है,
मतलब तभी तो हम क्या कर पाएंगे, लंबे समय तक जीवित रह पाएंगे बाजार में बने रहना हर व्यवसाय का। क्योंकि देखिए अगर हम बाजार में बने ही नहीं रहेंगे, अगर हम मार्केट से क्या हो गए, बाहर हो गए, तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हर बिजनेस हो, हर कंपनी हो, यही चाहती है कि वो जो बिजनेस है उसमें, वो जो बाजार है, जो मार्केट है, उसमें लंबे समय तक वो बनी रहे। अब मार्केट में लंबे समय तक बने रहना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा क्या है, कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। तो इसलिए जो जीवित रहना मार्केट में उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए फिर क्या करें कि भाई मार्केट में हमें तो देखिए कोई भी बिजनेस क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि वो लंबे समय तक अच्छी तरह से चलते रहे। और जब हम बात करते हैं कि लंबे समय तक चले, मार्केट में हम बने रहें, तो उसके लिए मार्केट में दिन पे दिन क्या है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो फिर हम लंबे समय तक कैसे जीवित रहें, क्या करें हम? तो ये बोलता है कि भैया हमें निरंतर विकास करते रहना चाहिए, हमें हमेशा विकास करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ विकास करते रहना चाहिए। ठीक है, नया नया करते रहेंगे, हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़ते रहेगी। जैसे आपने टीवी कंपनी में देखा होगा, एलजी की टीवी आती है, तो पहले वो बॉक्स वाली टीवी आती थी, ठीक है। फिर क्या होने लगा, वो आप सभी के घर में एसी वाली टीवी होगी, ठीक है, ये इस प्रकार की, ठीक है, ये ओल्ड टाइप की टीवी। फिर क्या हो गई, एलसीडी आ गई, ठीक है, एलसीडी आ गई। फिर एलसीडी में भी उसका एक एंगल होता था, उस एंगल से देखो तो ही टीवी अच्छी दिखती थी, नहीं तो नहीं दिखती थी। तो फिर क्या निकाल दी कंपनी ने, एलईडी निकाल दी, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब ये बाजार में बने रहने के लिए, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन आ रहा है, फिर भी बाजार में बने रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्या करते जा रहे हैं, निरंतर विकास करते जा रहे हैं। ये टीवी पे थे, इस टीवी पर आ गए, एलईडी पर आ गए, ठीक है। तो ये भी कैसा उद्देश्य है, ये भी एक आर्थिक उद्देश्य है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 6 पे, कि प्रबंधक की कार्यक्षमता को विकसित करना। अब आप बोलेंगे सर, प्रबंधक की कार्यक्षमता को विकसित करना आर्थिक उद्देश्य कैसे है? अरे जो आपका मैनेजर था, आपकी कंपनी है, कौन सी कंपनी है आपकी, टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है, इसका मैनेजर है, मैनेजर को क्या करा आपने, उसकी कार्य क्षमता विकसित करने के लिए आप उसको बाकायदा ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेज रहे हैं, ठीक है, उसे फैसिलिटी दे रहे हैं, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं नई नई, उसे नई नई स्किल अक्वायर करने के लिए विदेश भेज रहे हैं, भेजती हैं कई सारी कंपनियां। तो इससे क्या हो गया, ये जो मैनेजर था इसकी कार्य क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि उसको ट्रेनिंग लेने के लिए आपने विदेश भेज दिया, सब कर दिया। तो अब क्या होगा, जो भी इसके अंडर में एम्प्लॉय आते हैं, जो भी इसके अंडर में वर्क आता है, ये उसे क्या कर पाएगा, अच्छी तरह से मैनेज करेगा। और जब ये मैनेजर अच्छी तरह से सभी कामों को करेगा, तो क्या होगा, काम अच्छे से होगा, और काम अच्छे से होगा तो क्या होगा, बताइए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये क्या सा उद्देश्य हो गया, ये हो गया आर्थिक उद्देश्य। इस पॉइंट को मोस्ट इम्पोर्टेंट आप मार्क करेंगे, नवाचार। डायरेक्ट इससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे वेरी आईएमपी मार्क करना आप इसे। इनोवेशन को डायरेक्ट इसे याद रखना, इनोवेशन इसे नवाचार या नव प्रवर्तन कहते हैं। इस पॉइंट को वेरी आईएमपी मार्क करना, क्या मार्क करना इसे, वेरी आईएमपी, ठीक है। इनोवेशन, नवाचार, नव प्रवर्तन को वेरी आईएमपी मार्क करेंगे आप, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नवाचार का अर्थ है, नव प्रवर्तन का अर्थ है, मीनिंग ऑफ इनोवेशन। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन होता है कि नवाचार क्या होता है, नव प्रवर्तन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है। तो देखिए, कुछ भी नया करना, कुछ भी नया करना, कुछ भी नया बनाना इनोवेशन है। जैसे कंपनियां पहले वो बॉक्स वाली टीवी बना रही थी, फिर वो एलसीडी पर आ गई, एलसीडी पर, फिर वो आ गई एलईडी पर, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनोवेशन है। मोबाइल थे, मोबाइल का भी देखिए, पहले क्या आता था, वो कीपैड वाला मोबाइल आता था, आज टच स्क्रीन वाला मोबाइल आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर आता है उसमें। तो ये सब क्या है, ये सब इनोवेशन है।
पहले लैपटॉप आते थे, तो लैपटॉप पहले तो सबसे पहले क्या आते थे, डेस्कटॉप आता था, ठीक है। फिर डेस्कटॉप के बाद क्या आने लगा, लैपटॉप आने लगे। फिर लैपटॉप में भी कन्वर्टेबल लैपटॉप आने लगे, टच लैपटॉप आने लगे, ग्राफिक्स वाले लैपटॉप आने लगे, ठीक है। मतलब बड़ा हेवी हेवी काम, या जो गेमिंग लैपटॉप आने लगे। तो ये सब क्या है, ये सब इनोवेशन है। कुछ भी आप नया कर रहे हो, कुछ भी आप नया बना रहे हो, तो ये सभी क्या होता है, इनोवेशन होता है। तो इनोवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इनोवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड इनोवेयर से हुई है। अर्थ क्या होता है, कुछ भी नया करना या कुछ भी नया बनाना, ठीक है। तो नवाचार का मतलब होता है इनोवेशन करना। लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसका अर्थ होता है इनोवेयर। ये जो लैटिन शब्द है इनोवेयर, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि जो इनोवेशन वर्ड है ये किस भाषा से डिराइव हुआ है, तो लैटिन से हुआ है, इनोवेयर शब्द से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, कुछ भी नया करना, कुछ भी नया बनाना। अगर आप बिजनेस में कुछ भी नया कर रहे हो, कुछ भी आप नया बना रहे हो, तो ये हो जाता है इनोवेशन। नव प्रवर्तन से तात्पर्य है नए विचारों का समावेश, कुछ भी नया करना या कोई सी भी नई मेथड यूज करना। कुछ भी आप नया करने का, अगर कुछ भी नवीनता लाने का, कुछ भी नया करना, आप आपके बिजनेस में कोई सी नई मेथड यूज कर रहे हो, कुछ भी आप नया कर रहे हो, तो ये क्या है, इनोवेशन है, ठीक है। कुछ भी आप अगर नया कर रहे हो, इनोवेशन या इनोवेयर एक तो देखिए इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं, इनोवेशन क्या है, नव प्रवर्तन क्या है, नवाचार क्या है, या ये वर्ड किस से डिराइव हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो ये आपको सब चीजें पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक तो इनोवेशन की उत्पत्ति किससे हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द इनोवेयर से हुई है। अर्थ क्या होता है, अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो या कुछ भी नया बना रहे हो, तो वो क्या हो जाता है, इनोवेशन है। जैसे हमने टीवी देखी एलजी की, कि पहले वो ओल्ड वाली टीवी चलती थी, ठीक है। उसके बाद फिर एलसीडी आई, फिर एलईडी आई, तो ये भी इनोवेशन है। मोबाइल में नए नए कीपैड से आज टच स्क्रीन वाला मोबाइल आ गया है, तो ये सब क्या है, इनोवेशन है। मतलब अगर आप बिजनेस में कुछ भी नया कर रहे हो, या कोई आपने नया थॉट इंट्रोड्यूस करा है, मतलब कुछ नया कंसेप्ट आप लेकर आए हो बिजनेस में, या कोई सी आप नई मेथड लेकर आए हो, कोई नई विधि यूज कर रहे हो आप बिजनेस में, मतलब बिजनेस में आप कुछ भी नया कर रहे हो, कुछ भी नवीनता ला रहे हो, कुछ भी नयापन ला रहे हो, तो ये क्या होता है, इनोवेशन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछ ले कि इनोवेशन का क्या अर्थ है, तो आपको पता होना चाहिए कुछ भी नया करना, कुछ भी नया बनाना, नया करना या नया बनाना, ठीक है। क्या है, इनोवेशन है। उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा के शब्द इनोवेयर से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द इनोवेयर से हुई है। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि नवप्रवर्तन की कितनी विधियां होती है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवप्रवर्तन की कितनी विधियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नवप्रवर्तन की 2 विधियां हैं। कितनी हैं, 2, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवप्रवर्तन की कितनी विधियां हैं, इनोवेशन की कितनी मेथड है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इनोवेशन की 2 मेथड है। या तो जो आपका प्रोडक्ट है या जो आपकी सर्विस है उसमें आप कुछ नया कर रहे हो, जैसे टाटा कंपनी थी, टाटा कंपनी क्या कर रही थी, कार बना रही है, तो वो उसका जो कार, ये जो उसका प्रोडक्ट है कार, इसमें कुछ भी वो नया कर रही है। जैसे आपने देखा है कि कार में क्या क्या इंट्रोड्यूस करते हैं वो, आगे आपको एक स्क्रीन लगा के आजकल देने लग गए हैं, ठीक है। क्यों, ताकि आप उसकी इस स्क्रीन के तहत आप देख पाते हैं, गाने वगैरह अच्छे से सुन पाते हैं, अच्छी क्वालिटी का वो एसी लगाने लग गए हैं। तो ये सब क्या हो जाते हैं, ये फीचर्स हैं आपके। सेवा में अगर आप कुछ नया कर रहे हो, जैसे होटल वाले थे, होटल वालों ने सेवा के अंदर कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ भी, तो ये अगर आप बिजनेस में कुछ भी नया कर रहे हो, कुछ भी नयापन ला रहे हो, तो ये आपका हो जाता है इनोवेशन। तो इनोवेशन की कितनी मेथड होती है, 2 मेथड होती है। या तो आप जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका उत्पाद है, उसमें अगर आप
कुछ भी नया कर रहे हो तो ये आपका उत्पाद में कुछ नया करो, सेवा में कुछ नया करो, ये आपका इनोवेशन है। सेकंड, उनकी पूर्ति में निपुणता व सक्रियता में नवप्रवर्तन की आवश्यकता, मतलब आप जो प्रोडक्ट वगैरह थे उनको जो सप्लाई करते हो उसमें अगर आप कुछ भी नया कर रहे हो तो ये भी आपका क्या हो जाता है, इनोवेशन हो जाता है। तो इनोवेशन की दो मेथड होती है, या तो आप उसका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है उसमें कुछ नया करो, या जो आप सप्लाई कर रहे हो उस सप्लाई में अगर कुछ भी नएपन की आवश्यकता थी और आपने वो नयापन कर दिया तो ये भी आपका इनोवेशन हो जाता है। तो इनोवेशन की कितनी मेथड है, दो। डायरेक्ट इस पॉइंट पर ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनोवेशन की कितनी विधियां हैं, कितनी मेथड है, तो आपको पता होना चाहिए दो। देखिए, आपको इतनी बार क्यों इन्फोसिस किया जाता है कि दो विधियां हैं, दो विधियां, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। और मेरा हमेशा से ये पर्पस रहता है कि अगर आप एक बार वीडियो देख ले तो आपको वो सारी बातें अच्छे से याद हो जाए, आपकी मेमोरी में वो बातें बैठ जाए जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे आप इंस्टेंटली वैसे ही आप उसका सही उत्तर लगा दे, और बस जैसे ही आप सही उत्तर टिक करेंगे आप जो दूसरे आपके प्रतियोगी हैं, जो कॉम्पिटिटर है, आप उनसे क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। इसलिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें होती है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पॉइंट पे पूछ सकता है, मैं दो तीन बार बोलता हूँ कि जैसे इनोवेशन, तो अब आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात बैठ गई होगी कि इनोवेशन मतलब कुछ भी नया करना। उसकी दो मेथड होती है, दो विधियाँ होती है, या तो आप जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसमें आप कुछ नया कर रहे हो, या जो उनकी पूर्ति है उसमें आप निपुणता और सक्रियता लाने की आवश्यकता थी और आपने वो काम कर दिया, तो ये भी इनोवेशन है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, इनोवेयर शब्द है। तो अब आपको देखिए इतना याद हो गया, अब कोई सा क्वेश्चन आएगा आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आज क्या है, कंपटीशन का युग है, वर्तमान का युग कैसा है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अगर हम कुछ भी इनोवेशन नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, फल फूल नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें बिजनेस को अगर हमेशा चलाना है, हमेशा आगे बढ़ाते रहना है, तो हमें हमेशा नया नया कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा रिसेंट एग्जाम्पल आप सभी क्या देख रहे हो, आप कोई सी भी कंपनी का मोबाइल उठा कर देख लो, कोई सी भी, चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वीवो हो, चाहे एप्पल हो, रियलमी हो, वन प्लस हो, ठीक है, या लैपटॉप आप देख लो, एचपी कंपनी का, डेल कंपनी का देख लो, लिनोवा का देख लो आप। ठीक है, तो हमेशा क्या हो रहे हैं, हर दिन कुछ नया नया अपडेट आ रहा है, हर दिन। तो ये क्यों नयापन ला रहे हैं, क्यों ये नवीनता ला रहे हैं, उसके पीछे का जो रीजन है, ये नवीनता लाने का, कुछ नया करने का, कुछ नयापन लाने का, उसके पीछे का एग्जाम्पल है इनोवेशन। ठीक है, ताकि ये मार्केट में बने रहे, और डेफिनेटली बने भी हैं मार्केट में। आप सभी पहले 4G फ़ोन यूज़ करते थे, अब आप सभी के फ़ोन अच्छे भी हैं, अच्छे भी चल रहे हैं, लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं कि अब 5G आ गया तो अब मैं भी ऐसा करता हूँ, या मैं भी ऐसा करती हूँ कि 5G फ़ोन ले लेती हूँ। तो देखिए इनोवेशन के क्या कारण ही क्या हुआ, आप अब नए फ़ोन पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि इनोवेशन बिजनेस के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनोवेशन काय में आता है, आर्थिक उद्देश्य में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, मार्केट पोजीशन पे। अगेन ये इसे वेरी आईएमपी मार्क कर लेना, मार्केट स्थिति को, मार्केट पोजीशन को वेरी आईएमपी लगा लेना, आईएमपी है ये भी। जैसे इनोवेशन आईएमपी है, ऐसे ही मार्केट पोजीशन आईएमपी है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि मार्केट पोजीशन क्या है। तो देखिए मार्केट पोजीशन का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे आप क्या बोलते हैं, मार्केट पोजीशन को आप कैसे देख सकते हैं, जैसे आज टाटा कंपनी को आप देख लीजिए, रिलायंस इंडिया लिमिटेड को देख लीजिए आप, टीसीएस को देख लीजिए आप, ठीक है, एयरटेल हो गए। तो ये सब कंपनी की आप भी जानते हैं कि मार्केट पोजीशन कैसी अच्छी है। तो मतलब जो भी आपके पोजीशन है मार्केट में कैसी है, स्ट्रांग है। और अगर आप आपकी पोजीशन मार्केट में कैसी है, स्ट्रांग है, तो आप क्या कर पाएंगे, आपके जो भी मतलब ग्राहक है आप उन्हें क्या कर पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे। और आप अपने ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप क्या कर पाएंगे, बाजार में मजबूती से खड़े रहेंगे। तो मार्केट पोजीशन क्या बोलती है, मार्केट पोजीशन भी एक आर्थिक उद्देश्य है। देख लेते हैं इसे। बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की
उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है। मतलब जो आपके कॉम्पिटिटर है, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया। ठीक है, ये वो सभी कंपनियां हैं जो वर्तमान में अभी आपको प्रोवाइड करती है नेटवर्क फैसिलिटी। जियो हो गया एक, तो एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया। तो ये जो भी आपस में, ये सभी क्या है, कॉम्पिटिटर हैं। तो बाजार स्थिति से तात्पर्य एक उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था से है। मतलब ये जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, ये आपस में एक दूसरे से, मतलब इनकी क्या मार्केट पोजीशन है आपस में देखा जाए तो। अगर हम नेटवर्क सेगमेंट में कॉलिंग की फैसिलिटी सभी प्रोवाइड करते हैं, डाटा की, कि मोबाइल में आपको किसी को कॉल करना हो, डेटा यूज़ करना हो, तो ये सभी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो अब इनकी मार्केट पोजीशन क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही मार्केट पोजीशन कहते हैं। कि मतलब जियो की स्थिति क्या है, एयरटेल की स्थिति क्या है, वोडाफोन आइडिया की स्थिति क्या है, ये सभी क्योंकि आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। तो हर उद्यम, चाहे फिर वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया हो, ये क्या करते हैं, जो भी इनके ग्राहक है, इन्हें क्या करते हैं, प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। तो ये प्रतियोगी उत्पाद का मतलब क्या होता है, कि मतलब आप जो आपका प्रोडक्ट है उसे क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसे फीचर्स देते हैं कि जिससे क्या हो, जो ग्राहक है वो क्या हो सके, संतुष्ट हो सके। इसको कहते हैं प्रतियोगी उत्पाद। मतलब जैसे हम लेते हैं जियो को, तो देखिए जियो क्या कर रहा है, जियो का सबसे पहले तो थोड़ा सा जब हम देखते हैं रिचार्ज एयरटेल के कंपैरिजन में, तो कुछ 30-40 रुपए कम भी आता है, मतलब सस्ता मिलता है 30-40 रुपए जियो का रिचार्ज। फिर क्या करता है जियो, जियो आपको अगर जैसे मैगजीन वगैरह पढ़ना है तो उसका मैगजीन का भी ऐप है, जियो मैगजीन करके। जियो म्यूजिक करके भी है एक। ठीक है, कि गाने वगैरह सुनना है तो आप गाने भी सुन सकते हैं। मतलब आपने तो एक रिचार्ज कराया था, मान लो आपने 250 रुपये का रिचार्ज कराया था, तो पहले तो ये 30 से 40 रुपये एयरटेल के कंपैरिजन में सस्ता है। फिर वो आपको जियो मैगजीन, अगर आप मैगजीन वगैरह पढ़ने के शौकीन है तो आपको डिजिटल मैगजीन फ्री में अवेलेबल कराता है। गाने वगैरह सुनना है तो वो भी फ्री में आपको अवेलेबल कराता है। जियो टीवी है, इसमें आप क्या कर सकते हो, टीवी देख सकते हो। जियो न्यूज़पेपर है, आप इसमें न्यूज़पेपर फ्री में रीड कर सकते हो। तो ये सब क्या है, ये अपने प्रोडक्ट को, ये प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं। कि मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है उससे आप कुछ बेहतर दे रहे हो, दे रहा है जियो। आप देखिए क्या कर रहा है वो, पहले तो थोड़ा रिचार्ज सस्ता दे रहा है, उसके बाद वो फैसिलिटी क्या दे रहा है, गाने वगैरह सुनना है तो जियो म्यूजिक पे सुन सकते हो, मैगजीन वगैरह पढ़ना है जियो मैगजीन पढ़ सकते हो, जियो न्यूज़पेपर है, जियो टीवी है। तो ये क्या कर रहा है, वो प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। मतलब जो कॉम्पिटिटर है उनसे वो कुछ बेहतर फैसिलिटी दे रहा है। क्यों दे रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ताकि ग्राहक संतुष्ट हो। और ग्राहक संतुष्ट होगा तो उसकी मार्केट में पोजीशन कैसी रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इसे कहते हैं मार्केट पोजीशन। आईएमपी है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, कि मार्केट पोजीशन क्या होती है। तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर है उनके संबंध में आपकी स्थिति कैसी है। मतलब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जब हम देखते हैं, ये सभी आपको नेटवर्क की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो इनमें आपस में इनकी जो स्थिति है वो कैसी है, और सभी ये चाहते हैं कि एक प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो उनका ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो संतुष्ट रहे और इनकी मार्केट पोजीशन कैसी बनी रहे, स्ट्रांग बनी रहे। इसे ही मार्केट पोजीशन कहते हैं। तो ये सभी आर्थिक उद्देश्य के अंदर आ जाते हैं। चाहे फिर आपका बाजार स्थिति हो, या फिर इनोवेशन हो, या प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हो, या जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, उनको कुछ अच्छी सी ट्रेनिंग देना ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े। बिजनेस में हमेशा कुछ भी नया करते रहना, कुछ नए नए डेवलपमेंट करते रहना, जितने भी संसाधन है उन सभी संसाधनों का इफेक्टिवली यूज करना। जो भौतिक और वित्तीय संसाधन है, फिर चाहे भौतिक संसाधन क्या हो जाते हैं, आपके ऑफिस हो गया आपका, आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सभी आपके भौतिक संसाधन हो जाते हैं। वित्तीय संसाधन में आपका आ जाता है जो भी आप धन के लेन देन से संबंधित जो भी आप रिसोर्सेज यूज करते हो, तो ये वित्तीय संसाधन आ जाते हैं। आप नए नए ग्राहक बना रहे हो, प्रॉफिट आप अर्जित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कुछ नया कर रहे हो। ठीक है,
ताकि आपको क्या हो, प्रॉफिट मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएँ, आपका नए-नए ग्राहक बने। आप जो भी जितने भी आपके पास संसाधन थे, उन संसाधनों का आप क्या कर रहे हो, अच्छा उपयोग कर रहे हो, नई-नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हो, ठीक है? निरंतर विकास कर रहे हो, आप आपके जो एम्प्लॉयी हैं, प्रबंधक हैं, उनको कार्य क्षमता विकसित कर रहे हो, आप इनोवेशन कर रहे हो, या फिर आप मार्केट पोजीशन में अपनी अच्छी कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो या आप आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को भी कहीं एक बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या उत्पादकता बढ़ा रहे हो, तो ये सभी की सभी आपके क्या हो जाते हैं, आर्थिक उद्देश्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट पर, जिसमें हम बात करते हैं सामाजिक उद्देश्यों पर। अब देखिए, सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य में हमने क्या समझ रखा है, हमने समझ रखा है सामाजिक उद्देश्य मतलब होता है कि हमें क्या करना है, समाज की भलाई के लिए काम करना है, बस। समाज की भलाई के लिए, जैसे आर्थिक उद्देश्य में हम धन की बात करते हैं कि वो सब काम करो जिससे हमें हमारा प्रॉफिट बढ़े, जैसे हम कुछ नया करेंगे, इनोवेशन करेंगे, ठीक है? इनोवेशन करेंगे, कुछ भी हम नया करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम जब सामाजिक उद्देश्यों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम वो सभी काम करते हैं जिससे समाज की भलाई हो। जो भी कंपनी से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो सरकार हो, कर्मचारी हो, ग्राहक हो, उपभोक्ता हो, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इन सभी की भलाई के लिए हम काम करते हैं। फिर चाहे वो पर्यावरण संरक्षण की बात हो, या अपने ग्राहकों को अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी किस्म का माल कम मूल्य पर उपलब्ध कराना हो, तो ये सभी बातें सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो फिर आखिर बात होता है कि सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इस पे बात करते हैं दास गुप्ता। दास गुप्ता क्या कहते हैं? दास गुप्ता कहते हैं कि देखिए, कोई भी बिजनेस हो, जो ये सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र है, कुशलता पूर्वक व्यवसाय का संचालन करके लाभ अर्जित करना चाहिए। मतलब ये बोल रहे हैं कि देखिए, आपको अगर लाभ कमाना है तो बिल्कुल आप लाभ कमाइए, लेकिन आपका जो दायित्व है किसके प्रति, चाहे फिर वो आपके कर्मचारी हो, चाहे आपके उपभोक्ता हो, या आपका क्या हो, ग्राहक हो, या फिर समुदाय हो, सरकार हो, सभी के प्रति जो भी आपके क्या बनते हैं, दायित्व बनते हैं, इन दायित्वों को आपको क्या करना चाहिए, दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। जैसे कर्मचारी के प्रति क्या दायित्व है कि भैया आप उनको जो सैलरी वगैरह है टाइमली पेमेंट करो, साथ ही साथ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। जैसे अगर उनके साथ कुछ, वो कारखाने में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब अगर उनके साथ कोई घटना घट जाए, तो आप उनको जो उनकी चिकित्सा की फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और आप उनको दूसरे भी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करें कर्मचारी को। जैसे उन्हें अच्छा पानी उपलब्ध कराएं आप, अच्छा मतलब आपकी फैक्ट्री वगैरह में लाइट वगैरह की प्रॉपर व्यवस्था हो, उनके लिए कुछ आप अच्छा फूड वगैरह अवेलेबल कराएं, आपके ग्राहक को अच्छी किस्म का आप माल कम से कम मूल्य पे उपलब्ध कराएं, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। सरकार को आप क्या करें, जो भी कर का भुगतान है, जो टैक्स का पेमेंट होता है, वो आप सरकार को टैक्स वगैरह का पेमेंट टाइमली करें। इस तरह ये सब आपके दायित्व होते हैं, तो आपको ये सभी आपके जो दायित्व हैं, इनका निर्वाह करना चाहिए, ठीक है? अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों के हित में, ये देखिए, जितने भी व्यक्ति जुड़े हैं, जितने भी समुदाय जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति क्या करना चाहिए, आपको सभी के हित में काम करना चाहिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सभी को क्या मिले, लाभ मिले। जैसे कर्मचारी को क्या लाभ है कि उसको टाइमली सैलरी मिल रही है, उसे समय समय पर छुट्टियां मिल रही है, उपभोक्ता या जो ग्राहक है, इसे अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल रहा है। सरकार को क्या बेनिफिट है, सरकार को टाइमली टैक्स का पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और एक बिजनेस को क्या फायदा हो रहा है, बिजनेस को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो सभी को लाभ हो रहा है। तो बस जब सभी के लाभ होना चाहिए, ये कहते हैं दास गुप्ता। कि आपका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, तो दास गुप्ता कहते हैं आप इस तरह से काम करें कि जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, फिर वो चाहे ग्राहक हो, उपभोक्ता हो, समुदाय हो, कर्मचारी हो,
या सरकार हो, सभी के साथ आपको क्या करना चाहिए, सभी के हित में, सभी के इंटरेस्ट में, सभी के बेनिफिट में आपको काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप समाज की भलाई कर रहे हो, तो आप आपका जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसका आप क्या कर रहे हो, निर्वाह कर रहे हो। कई बार इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्टेक होल्डर से क्या तात्पर्य या स्टेक होल्डर क्या होते हैं। तो देखिए, जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हों, फिर वो चाहे कर्मचारी हो, चाहे उपभोक्ता हो, समुदाय हो, सरकार हो, ग्राहक हो, जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, जैसे आप एक दुकान चला रहे हो, छोटी सी दुकान है आपकी, तो आप यहाँ जो ग्राहक आता है आपसे सामान खरीदने, तो वो ग्राहक हो गया, आप खुद हो गए। आप उस दुकानदार से जिससे सामान खुद खरीद के लाते हो, वो जो कंपनी वाला हो गया वो व्यक्ति, साथ ही साथ जो आपके यहाँ सामान देने वाले आता है वो व्यक्ति, मतलब जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जब आप सभी के हित में, सभी की भलाई के लिए काम करते हो, तो इसे क्या कहते हैं, इसे स्टेक होल्डर कहते हैं। तो दास गुप्ता बस इतनी सी बात कहते हैं कि सभी की भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं सभी की भलाई के लिए, तो हम हमारे जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनकी पूर्ति कर रहे हैं। तो जब बात सामाजिक उत्तरदायित्व की आती है, तो एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए हो जाता है CSR। तो आपसे इसमें क्या एमसीक्यू, एक क्वेश्चन तो क्या पूछ सकते हैं, स्टेक होल्डर क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्टेक होल्डर के अंदर सरकार, समुदाय, ग्राहक, उपभोक्ता, कर्मचारी, ये सभी आते हैं, और जब सभी की भलाई के लिए कार्य किया जाता है तो उसे स्टेक होल्डर कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि CSR क्या है। तो आपको सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि CSR का फुल फॉर्म क्या है। तो CSR का फुल फॉर्म होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए, यहाँ पर एक और बात ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है, कारपोरेट। ठीक है, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां पर जब आपको ऑप्शन दिया जाता है फर्स्ट वाला, तो वहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला वर्ड क्या लिख देते हैं, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑप्शन आपको दे देते हैं, और सेकंड वाला ऑप्शन आपको देते हैं कारपोरेट। तो फिर आप वहां पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना है, कंपनी वर्ड नहीं है, क्या लिखा है, कारपोरेट। क्या लिखा है, कारपोरेट। ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो CSR का फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CSR का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होना चाहिए CSR का फुल फॉर्म है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका उल्लेख कहाँ पर है, इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या बनता है कि CSR का फुल फॉर्म क्या है। तो कारपोरेट, क्या लिखा है, कारपोरेट, याद रखना क्या लिखा है, कारपोरेट, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंड क्वेश्चन ये बनता है कि किस एक्ट में इसका उल्लेख है। तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी एक्ट 2013 में इसका उल्लेख है। थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि कंपनी एक्ट 2013 की किस धारा में CSR का उल्लेख है। तो फिर आपको पता होना चाहिए धारा 135। तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट IMPS CSR का फुल फॉर्म। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एक्ट में उल्लेखित है, तो कंपनी अधिनियम 2013 में। कौन सी धारा में, तो धारा 135 में है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि अगर कोई कंपनी है, वो जो प्रॉफिट कमाती है कहाँ से कमाती है, समाज से ही कमाती है। तो भैया, आपने जब प्रॉफिट समाज से कमाया है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस समाज पे कुछ खर्चा करो। इस अवधारणा को इसमें लाया गया है कि आपने सब कुछ प्रॉफिट तो समाज को सामान बेचा, और उससे फिर आपने प्रॉफिट कमा लिया। तो ये बोलते हैं जब आप समाज से ही प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कुछ समाज पे खर्चा तो करो। तो समाज पे फिर ये बात आती है कि समाज पे कितना खर्चा करो। तो ये धारा 135 उल्लेखित करती है कि आपको जो भी पिछले 3 साल में जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ हो, पिछले 3 वर्षों का जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, उसका जो एवरेज है उसका 2%। तो चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि CSR एक्टिविटी पे कितना खर्च करने की बात की गई है। तो आपको फिर पता होना चाहिए 2% खर्च करने की बात की गई है।
पिछले 3 वर्षों में जो भी आपको नेट प्रॉफिट हुआ हो, जैसे जैसे आपको एक साल कितना प्रॉफिट हुआ, पहले साल हुआ जैसे 600 करोड़ का हुआ आपको प्रॉफिट, पहले साल कितने का हुआ, पहले साल मान लो 600 करोड़ का हुआ फर्स्ट ईयर में, ये ईयर और ये प्रॉफिट हो गया। तो पहले साल आपको हुआ 600 का, दूसरे साल आपको हुआ 900 का, तीसरे साल आपको होता है, मान लेते हैं 1200 का। तो देखिए कितना हो गया, 12 और 9 आपका 21 और 6 27 करोड़। तो ये 2700 करोड़ का मान लो आपको 3 साल में प्रॉफिट हुआ है। तो इस 2700 पिछले 3 साल का प्रॉफिट है। अब आपको पिछले 3 वर्षों का जो शुद्ध लाभ के औसत का, तो ये 3 साल का देखिए, एक साल का 600 करोड़ प्रॉफिट था, सेकेंड ईयर का 900 करोड़ प्रॉफिट था, थर्ड ईयर का 1200 करोड़ प्रॉफिट था। तीनों साल का जब प्रॉफिट टोटल करा तो वो आपका हो जाता है 2700, ये 12 9 21 और 6 2700, 2700 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो गया। अब इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 साल का था, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 900। तो ये 900 करोड़ आपका प्रॉफिट निकल गया। अब उसका 2%, तो ये 900 करोड़ का आपको निकालना है कितना, 2%। तो ये आपका जो है 900 करोड़ का आप जब 2% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 900 रख लिया, गुणित 2/100, तो ये आ गया आपका 18 करोड़। ठीक है, तो ये 18 करोड़ रुपए जो आए हैं ना, ये आपको खर्चा करना है, ये 2%। तो क्या आपसे यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह से जैसे मैंने आपको समझाया? तो देखिए इतना टेक्निकल तो पूछता नहीं है, पर कभी पूछ ले तो आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से निकालते हैं। तो ये जो अब 18 करोड़ है ना, ये आपको खर्चा करना है। तो कहाँ पे खर्चा करना है? तो ये जो इसका शेड्यूल 7 है, क्या है, शेड्यूल 7, अधिनियम की जो शेड्यूल 7 है, मतलब अनुसूची 7वीं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस अनुसूची में इसकी गतिविधियों का उल्लेख है, कि कहाँ पर आप ये जो 2% खर्चा करना है आपको, ये कहाँ खर्चा करोगे। तो सरकार ने ये भी बता रखा है कि भैया आपको जो 7वीं अनुसूची में जितने काम बताए हैं ना, उनमें से आपका जिस पर मन हो उस पर आप खर्चा कर देना। तो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, तो एक बार इन्हें देख लेते हैं कि क्या क्या है। कि आपको अब ये जो 2% खर्चा करना है, तो आप ये कहाँ खर्चा करोगे? तो आप देखिए, गरीबी को या भुखमरी को खत्म करने के लिए, गरीबी और भुखमरी को खत्म करने के लिए आप ये जो 2% है, ये 2% जो निकाला था हमने, ये खर्चा करना है आपको। तो कहाँ कर सकते हो? गरीबी और भुखमरी को मिटाने के लिए खर्चा कर सकते हो, एजुकेशन के लिए आप खर्चा कर सकते हो, एजुकेशन के प्रचार प्रसार के लिए, लिंग समानता के लिए और नारी के सशक्तिकरण के लिए आप ये पैसा खर्चा कर सकते हो। जो HIV एड्स है, HIV एड्स है, इस HIV एड्स और अन्य बीमारियों से लड़ने के लिए आप इसे खर्चा कर सकते हो। देखिए HIV, एक मिनट, क्या है ये देखिए, HIV एड्स पे खर्चा कर सकते हो, या जो अन्य बीमारियां हैं उन पे आप खर्चा कर सकते हो। तो ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV हो गया, और अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स हो गया। तो HIV एड्स या अन्य तरह की बीमारी पर आप ये 2% खर्चा कर सकते हो, या पर्यावरण संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए आप 2% खर्चा कर सकते हो। या ये जो पैसा 2% का है, ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष है, या जो अनुसूचित जाति जनजाति, जो SC ST, महिला, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आपका OBC है, इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए या राहत के लिए जो या फिर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने या फिर राज्य सरकार ने अगर कोई सा कोष बनाया है, तो आप इस कोष में योगदान दे सकते हो इस 2% का। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका ये जो 2% था ये खर्चा कर सकते हो। तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ से, इसे देखिए, एक तो बनता है CSR का फुल फॉर्म, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है फुल फॉर्म, किस एक्ट में उल्लेखित है, तो कंपनी एक्ट 2013 में उल्लेखित है, किस धारा में वर्णित है, तो 135 में है। ये सेकंड क्वेश्चन बनता है, ये थर्ड क्वेश्चन बनता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बन जाता है यहीं से, फिर बन जाता है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि किस अनुसूची में इसकी गतिविधियों का उल्लेख है, तो 7वीं अनुसूची में।
तो ये 7वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। आपसे एक क्वेश्चन और अगर टफ पूछना हो एग्जामिनर को, तो आपसे वो लिस्ट में पूछ ले कि 7वीं अनुसूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाई और कठिन क्वेश्चन हो जाता है। तो ये पूछने के चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन ये तो पूछ ही सकता है कि सीएसआर की जो गतिविधियां हैं किस अनुसूची में उल्लेखित है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये 7वीं अनुसूची है। ये चौथा क्वेश्चन बन सकता है। फिर कितने परसेंट सीएसआर पे खर्च करना है, तो ये 2%, तो ये आपको पांचवा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वो सभी क्वेश्चन आपसे इतने से यहाँ पर इतने टाइप के क्वेश्चन इस सीएसआर से बन सकते हैं। एक आपसे ये स्टेक होल्डर पूछ ले, स्टेक होल्डर क्या होता है। तो मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सभी बातें याद रखना है कि सीएसआर का फुल फॉर्म कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लेख है। किस धारा में है, तो धारा 135 है। शेड्यूल कौन सा है, तो शेड्यूल 7वां है, 7वीं अनुसूची है। कितने परसेंट खर्चा करना है, तो 2% खर्चा करना है सीएसआर पे। तो ये सभी आपका सामाजिक उत्तरदायित्व को भी हमने समझ लिया, दास गुप्ता की डेफिनेशन को समझ लिया, सीएसआर को समझ लिया। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे उचित गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना, ये भी हमने समझ लिया है कि जो भी हमारा ग्राहक हो, उपभोक्ता, उसे उचित गुणवत्ता की वस्तुएं उचित दाम पे उपलब्ध कराना। अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं करना, जैसे काला बाजारी, मिलावट, दुष्प्रचार या नकली सामान बेचना, ऐसे कोई भी हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो आपके देखिए कोई भी संगठन हो, उसकी जो सबसे मूल्यवान संपत्ति है वो क्या होते हैं, उसके कर्मचारी। अगर आपको अच्छे कर्मचारी मिल जाए तो क्या होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आपके कर्मचारी ऐसे हो कि वो काम ही नहीं करना चाह रहे, तो फिर क्या होगा, आप उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपकी सेल नहीं होगी, और सेल नहीं होगी तो फिर प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये बोलते हैं कि जो कर्मचारी है वो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट असेट्स है। और कोई भी जिस भी कंपनी को अगर अच्छे कर्मचारी मिल जाए तो वो व्यवसाय बहुत आगे निकल जाता है, वो मतलब सफलताएं प्राप्त करते जाता है। लेकिन अगर किसी अच्छे कर्मचारी नहीं मिले तो क्या हो जाएगा, उनका उतना बिजनेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो इसलिए एक कंपनी को जो भी उसके कर्मचारी हो, उन कर्मचारियों के लिए क्या करना चाहिए, उन कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। कल्याण के लिए जैसे जैसे उनको टाइमली क्या देना चाहिए, छुट्टी वगैरह दे देना चाहिए। ठीक है, अवकाश वगैरह उन्हें देना चाहिए। साथ ही साथ उनको क्या होना चाहिए, कुछ उन्हें जैसे मेडिकल फैसिलिटी देना चाहिए, कई कंपनियां देती हैं। ठीक है, उन्हें अलाउंस मतलब जो भत्ता होता है, अलाउंस होता है, उन्हें इसका पेमेंट करते रहना चाहिए। छुट्टी देना चाहिए उनकी। कई बार कुछ कुछ जो कंपनियां होती है वो स्कूल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। जो भी कर्मचारी है, हम उनके बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, या कई बार वो स्कूल की फीस का पेमेंट करते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम किए जाते हैं, ताकि कर्मचारी क्या रहे, संतुष्ट रहे। और वो संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, और अच्छे से काम करेगा तो फिर बिजनेस आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ हमें रोजगार के अवसरों का सृजन करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा, एक कंपनी है तो कंपनी का ये क्या है, समाज की भलाई करना है। और समाज की भलाई कैसे होगी, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि एक कंपनी को नए नए रोजगार का सृजन करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो इससे क्या होगा, लोगों की भलाई होगी। अब पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठाना, जैसे मान लो आपकी कंपनी थी, फैक्ट्री है। अब इस फैक्ट्री में किसी, जैसे आप जूते बना रहे हो, ठीक है, चमड़े का जूता बना रहे हो, लेदर के आप शूज बना रहे हो। अब ये चमड़े के जूते थे, अब इससे क्या हुआ, जो पानी निकल रहा है आपका, जो इन जूतों को साफ करने के बाद जो वेस्ट पानी होता है, जो वाटर होता है, तो आपको पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, आपको आपकी फैक्ट्री में एक ट्रीटमेंट प्लान लगाना चाहिए। और ये जो गंदा पानी है, जो ये गंदा पानी था, इस पानी को उपचारित करके, मतलब ट्रीट करने के बाद, साफ करने के बाद ही आपको इसे प्रवाहित करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रवाहित करना कहाँ पर, नदी में या नाले में, तो इससे भी क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो आपका टॉपिक था,
व्यवसाय का उद्देश्य पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक बार इसमें हम वो सभी बातें इम्पोर्टेंट जो हमें पता होना चाहिए वो देख लेते हैं कि देखिए हमें क्या करना है। हमें लाभ तो कमाना है, लेकिन सेवा के साथ लाभ कमाना है। ये किसने कहा था? उर्विक राय ने कहा था कि समाज की सेवा पे हमें ध्यान देना चाहिए, और अगर हम इस काम पे, ये काम हमने कर लिया तो हमें प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। पीटर डगर क्या कहते हैं? पीटर डगर ये कहते हैं, ये देखिए कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये आपको अंडरलाइन करा रखे कीवर्ड, कि ताकि आपको जब एग्जाम रहे तो आपको ये पता रहे कि क्या कीवर्ड्स रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो उर्विक राय ने क्या कहा कि समाज की सेवा पे ध्यान दो, और अगर इस काम में सफल हो गए तो प्रॉफिट तो अपने आप स्वतः ही हो जाएगा। पीटर डगर क्या कहते हैं कि उपभोक्ता की संतुष्टि पर हमें प्राथमिक रूप से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिर आप भी जानते हैं अगर हम केवल और केवल लाभ पे ध्यान देंगे तो क्या होगा? केवल और केवल लाभ पे ध्यान देंगे, बाकी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? धंधा ही चौपट हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। फिर हमको ये वाला डायग्राम आपको याद रख लेना है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य के लिए ये वाला ये डायग्राम, इसको रिवाइज कर लेना आप कि आर्थिक में क्या क्या आते हैं और सामाजिक में क्या क्या आते हैं। फिर ये जो पॉइंट हैं, इसमें ये पॉइंट होना आप देख लेना कि आर्थिक उद्देश्य में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो देखिए इसके कि एक तो देखिए आर्थिक उद्देश्य में आपका आ जाता है लाभ कमाना है, साथ ही साथ क्या करना? अपनी बाजार में पहुंच बनाना, जितने भी संसाधन है चाहे वो भौतिक हो या वित्तीय संसाधन हो उनका उचित प्रयोग करना, उत्पादकता बढ़ाना और निरंतर विकास करते रहना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ नया करते रहना चाहिए, इनोवेशन करते रहना चाहिए। हमें हमारे जो एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, उनकी कार्य क्षमता को विकसित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? ये जो निष्पादन है, ठीक है, ये अच्छे से होगा और इससे विकास होते जाएगा। तो निष्पादन और विकास पे ध्यान देना, इनोवेशन करते रहना, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता को बढ़ाना और मार्केट पोजीशन को बनाए रखना। तो ये सभी क्या हो जाते हैं आपके? ये सभी आपके हो जाते हैं आर्थिक उद्देश्य में। इनोवेशन की कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां हैं। मार्केट पोजीशन को भी समझ लिया, तो ये सभी आपके आर्थिक उद्देश्य में आ जाते हैं। फिर सामाजिक उद्देश्य में हमने दासगुप्ता की डेफिनेशन को समझ लिया था। ठीक है, स्टेक होल्डर आपको पता है क्या होते हैं। सीएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ उल्लेख है? कंपनी एक्ट 2013 में। किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 135 में। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची है। ठीक है, कितने परसेंट खर्चा करना है? तो 2% खर्चा करना है। और हमें ये नकली सामान बेचने से, काला बाजारी से, मिलावट से, खराब माल बेचने से बचना चाहिए। उसकी जगह अच्छी गुणवत्ता का सामान उचित मूल्य पे बेचना चाहिए। कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, कर्मचारियों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करना चाहिए। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? ये सभी आपके हो जाते हैं सामाजिक उद्देश्य। तो इस तरह से ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी मैंने आपको अंडरलाइन करा दिए हैं, ताकि आप एग्जाम में इन कीवर्ड्स को रिवाइज करके ही आपका काम हो जाए। कि उर्विक राय तो समाज की सेवा के उद्देश्य पर ध्यान देना, साथ ही साथ लाभ की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। पीटर डगर कहते हैं उपभोक्ता की संतुष्टि पे ध्यान दो। फिर आपके ये आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य हो गए। आर्थिक उद्देश्य जहाँ धन की बात करते हैं, इसमें उत्पादकता बढ़ाना, इनोवेशन करना, निष्पादन और विकास पे काम करना। ठीक है, ये आपको अगर जब एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको पॉइंट में दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा? ये निष्पादन और विकास, कि निष्पादन और विकास पे ध्यान देना। ठीक है, निष्पादन और विकास पे ध्यान देना, इनोवेशन पे ध्यान देना, उत्पादकता पे ध्यान देना, प्रॉफिट अर्जित करना, भौतिक और वित्तीय संसाधनों का क्या करना? अच्छे से प्रयोग करना। ये सभी था मार्केट पोजीशन, और यहाँ पर फिर सीएसआर वगैरह हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।